अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है एक न्यू बुक से रिलेटेड है, जो कि अप्लाइड साइंसेस की बुक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कहने पे जो है ये मैंने टॉपिक स्टार्ट किया है, ये वाली बुक मतलब स्टार्ट की है। तो आपकी ये वाली जो बुक है ये फिज़िक्स और केमिस्ट्री पे कंसिस्ट करती है। तो चलते हैं हम अपने पहले चैप्टर की तरफ जी, जो कि है जी फिज़िक्स से रिलेटेड। और ये है जी द नेचर ऑफ साइंस। ठीक है, अब नेचर ऑफ साइंस में कहता है कि अब जो इसके अंदर हम लोगों ने देखना है तीन चीज़ें, आपने तीन टॉपिक्स कवर करने हैं। एक तो नेचर ऑफ साइंस, डिवीजन ऑफ साइंस और फिर साइंटिफिक मेथड। अब इसमें सबसे पहले जो नेचर ऑफ साइंस में कह रहा है कि इंसान को नेचर ने हमेशा बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड किया। ठीक है, इंसान हमेशा जो है वो नेचर को देख के उसके थ्रू उसकी रियलिटी को फाइंड आउट करने की कोशिश करता रहा है। तो वो नॉलेज जो कि इंसान ऑब्जर्वेशन के थ्रू, एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू जो है कलेक्ट करता है, इसको हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। अब स्टूडेंट ये जो साइंस वर्ड है ये हम लैटिन वर्ड जो है, ठीक है, साइंटिशिया, उससे इसको ड्राइव किया, जिसका मतलब होता है नॉलेज। अब कहते हैं कि जो 18 सेंचुरी से पहले मतलब इतना स्टूडेंट नॉलेज नहीं था, इतना जो है प्रोग्रेस नहीं थी दुनिया के अंदर। तो सारे सब्जेक्ट्स को जो है वो एक जगह पे पढ़ा जाता था, जिसको हम नेचुरल फिलोसफी कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे नॉलेज इंक्रीज हुआ तो हमने इस नेचुरल फिलोसफी को आगे डिवाइड कर दिया टू मेन ब्रांचेस के अंदर, जिसमें एक तो फिजिकल साइंसेज थी और दूसरा बायोलॉजिकल साइंसेज थी। अब जो फिजिकल साइंसेज थी हम इसमें नॉन लिविंग थिंग्स को पढ़ते हैं, और बायोलॉजिकल साइंसेज के अंदर हम जो है लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं। उसके बाद कहता है जी कि इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स आ जाता है। ठीक है, फिजिकल साइंसेस का एक ये ठीक है टॉपिक है। कहता है कि 19th सेंचुरी के अंदर जो फिजिकल साइंसेज है उसको मज़ीद हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, मज़ीद 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। इसमें हमारे पास फिजिक्स आ जाती है, केमिस्ट्री आ जाती है, एस्ट्रोनॉमी आ जाती है, जियोलॉजी और मेट्रोलॉजी आ जाती है। अब कुछ यहाँ पे इसके फंडामेंटल्स डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, फिजिक्स के हमारे पास, ठीक है, यानी फंडामेंटल्स का मतलब ये कि बुनियादी पॉइंट्स जो हैं। ठीक है, अब कहते हैं कि इसके जो हैं तीन बेसिक जो है या फंडामेंटल इसके पॉइंट्स होते हैं, फ्रंटियर्स होते हैं फंडामेंटल साइंसेस के। ठीक है, इसमें सबसे पहले तो ये बता रहा है, जो पहला पॉइंट डिस्कस किया हुआ है, कि ये जो दुनिया है ये एक्सट्रीमली लार्ज है, कि रेडियो टेलीस्कोप के थ्रू इंसान ने जो है वो इंफॉर्मेशन को गैदर किया, और जो बिग बैंग की इवन जो एक वाक़या हुआ था, ठीक है स्टूडेंट, उसको जो है इंसान ने इसके थ्रू जो है डिस्कवर किया, ठीक है, फिज़िक्स के थ्रू। और फिर उसी पॉइंट में ये कह रहा है, मतलब इसी पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा है कि दुनिया जो है बहुत स्मॉल चीज़ों की भी है, इतनी स्मॉल चीज़ें कि जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है या मिसियॉन है, इस तरीके से और भी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो कि आइडेंटिफाइड हुए हैं, और ये बहुत छोटे साइज़ के होते हैं। ठीक है, उसके बाद कहता है कि जो वर्ड है ये एक कम्प्लेक्स मैटर की वर्ड है। ठीक है, कम्प्लेक्स मैटर होता है उससे ये एक दुनिया बनी हुई है। ठीक है, इसके बाद कहता है कि इट इज़ आल्सो द वर्ड ऑफ मिडल साइज्ड थिंग, यानी कि जो दरमियाने साइज़ की चीज़ें हैं उनकी भी एक दुनिया है। ठीक है, जो कि मॉलिक्यूल से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, और उसमें जो है डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं जिनको हम स्टडी करते हैं। कहते हैं कि ये बेसिकली जो तीन चीज़ें आपने पढ़ी हैं, कि एक तो एक तो लार्ज चीज़ों की वर्ड है, एक स्मॉल थिंग्स की या स्मॉल मैटर की वर्ड है, और फिर कम्प्लेक्स मैटर है, यानी या फिर जो मिडल साइज जो थिंग है, ठीक है, उनसे रिलेट ये करती है। उसके बाद कहते हैं कि द मोस्ट फंडामेंटल ऑफ दीज इन इज़ फिजिक्स। ठीक है, लेकिन सबसे बुनियादी जो इन सारी चीज़ों में हम देखते हैं, सारे सब्जेक्ट्स में देखते हैं, वो हमारे पास फिजिक्स होती है। ठीक है, फिजिक्स के अंदर स्टूडेंट हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं मैटर के बारे में, एनर्जी के बारे में, या उसके मैटर और एनर्जी की इंटरेक्शन को करते हैं। अब ये जब मैटर और एनर्जी जो है, ठीक है स्टूडेंट, ये हमें अंडरस्टैंड करती है, इस काबिल बनाती है कि हम जो वो नेचर को स्टडी कर सकें। अब जब ये सारा प्रोसेस हुआ, इंसान ने मैटर और एनर्जी को स्टडी किया, तो इसी की बिना पर उसने बहुत सारी डिस्कवरीज भी की हैं। ठीक है, फिजिक्स की फील्ड में इन्वेंशंस की हैं, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज बनाई हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इंसान की ज़िंदगी जो है वो क्या हो गई है, बहुत रिलायबल हो गई है, कंफर्टेबल हो गई है, जो कि डिपेंड कर रही होती है जी फिजिक्स के ऊपर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कहता है कि एक जो कार है वो किसकी बनी होती है, किसके प्रिंसिपल्स पे बनी होती है, प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स पे। ठीक है, और रेफ्रिजरेटर है ये बनी हुई है प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के। ठीक है, लेकिन दोनों के दोनों किसकी फील्ड में आते हैं, फिजिक्स की फील्ड में आते हैं। तो इस तरीके से कहता है कि रेडियो है, टीवी है, टेलीविजन है, कंप्यूटर है, ये सारी की सारी एप्लीकेशन है हमारे पास फिजिक्स की, जिनकी वजह से हमारी ज़िंदगी क्या है, बहुत छोटी हो गई हुई है। ठीक है, दुनिया में जितने लोग हैं उनका एक दूसरे के साथ जो कम्युनिकेशन मेनटेन हुआ है, ठीक है, वो भी जो है वो किसकी बदौलत आता है, हमारे पास फिजिक्स की बदौलत आता है।
तो खैर ये कुछ इसकी इंपॉर्टेंस थी, सिग्निफिकेंस थी। उसके बाद ब्रांचेस को देखते हैं फिजिक्स की। सबसे पहले मैकेनिक्स आ जाती है, ठीक है स्टूडेंट। मैकेनिक्स में हम लोगों ने जो है इसमें ऑब्जेक्ट्स की मोशन को देखना है, मोशन किस वजह से होती है और उसके क्या असरात होते हैं, ये चीज़ आपने देखनी है। हीट को अगर बात करें तो हमने इसमें हीट के बारे में देखना होता है, हीट किस तरह से ट्रांसफ़र होती है, हीट के इफेक्ट्स क्या होते हैं, ये देखना होता है। साउंड है तो साउंड भी हमें पता है कि एक एनर्जी की टाइप होती है, ठीक है। साउंड वेव्स को इसमें देखते हैं, ये कैसे प्रोड्यूस होती हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, एप्लीकेशन क्या है। और फिर इसके बाद लाइट आ जाता है, ठीक है। लाइट ऑप्टिक्स, ये भी एक फिजिक्स के फील्ड है, ठीक है। इसमें हम लोगों ने लाइट को देखना होता है, लाइट की प्रॉपर्टीज़ देखनी होती हैं, उसकी वर्किंग देखनी होती है। और फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यानी कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर लाइट को जो है वो ऑपरेट किया जाता है, उनकी स्टडी की जाती है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आ जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी भी एक इंपॉर्टेंट हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। बेसिकली ये है क्या है जी, इलेक्ट्रिसिटी मतलब कहते किसे हैं कि चार्जेस एट रेस्ट एंड इन मोशन, यानी कुछ चार्जेस जो हैं वो रेस्ट पे होते हैं, कुछ मोशन में होते हैं, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि इनके इफेक्ट्स को देखना होता है, फिर इनके दरमियान में रिलेशनशिप हमने देखना है मैग्नेटिज्म के साथ, यानी मैग्नेट का इलेक्ट्रिसिटी के साथ जो है वो रिलेशनशिप देखना है। तो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कुछ चार्जेस जो है वो रेस्ट में और कुछ मोशन में है। उसके बाद आ जाता है जी एटॉमिक फिजिक्स। अब एटॉमिक फिजिक्स में हम लोगों ने इसमें मैटर को देखना है, मैटर की प्रॉपर्टीज़, मैटर का सॉरी एटम की प्रॉपर्टीज़, एटम का स्ट्रक्चर देखना होता है। फिर उसके बाद न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करते हैं तो ये न्यूक्लियस से रिलेटेड है, ठीक है। न्यूक्लियस के पार्टिकल्स जो है उनसे रिलेटेड है। अब कहते हैं कि ये बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियस एंड द पार्टिकल ऑफ द न्यूक्लियर, ठीक है। न्यूक्लियस के जो पार्टिकल हैं या न्यूक्लियस का जो बिहेवियर है वो इसमें स्टडी किया जाता है। फिर उसके बाद प्लाज्मा फिजिक्स आ जाती है, ठीक है। अब ये जो है मैटर की एक फोर्थ स्टेट है जो कि आइडेंटिफाइड हुई है, ठीक है। और आयन से रिलेटेड ये स्टेट है, ठीक है। आयनिक स्टेट है ये मैटर की। तो हम इसमें जो है जो प्लाज्मा स्टेट है, ठीक है, इसकी प्रोडक्शन और इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है इसमें स्टडी करते हैं। इसके बाद जियो फिजिक्स आ जाती है। जियो जो है वो इंडिकेट करता है अर्थ को, तो इसमें हम लोगों ने अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ना होता है। तो ये कुछ उसकी ब्रांचेस थी। नेक्स्ट चलते हैं जी साइंटिफिक मेथड की तरफ। सब साइंटिफिक मेथड स्टूडेंट वो मेथड होता है, ठीक है, जिसके थ्रू हम चीज़ों को टेस्ट करते हैं और एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं। यानी कि अगर कोई भी चीज़ है जैसे हम अपने नेचर में देखते हैं तो एक प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है। ये हमने ऑब्जर्वेशन कर ली, टेस्ट, फिर इसके बाद हम लोगों ने उसको टेस्ट किया, उसका एक्सपेरिमेंट किया कि क्या वाकई में ये चीज़ें ऐसे ही हैं, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं किसके अंदर आ जाती हैं, साइंटिफिक मेथड पे आ जाती हैं। अब कहता है कि साइंटिफिक मेथड जो है इसकी हेल्प से जो साइंटिस्ट हैं, ठीक है, वो बहुत सारी चीज़ों को, ठीक है, इन्वेस्टिगेट करते हैं, उनको वेरीफाई करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, वेरीफाई करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं एन एक्यूरेट एंड रिलायबल वर्जन ऑफ एनी नेचुरल फिनोमेना, ठीक है। क्योंकि कोई भी दुनिया के अंदर जो नेचुरल फिनोमेना हो रहा है, ठीक है, उसका उससे रिलेटेड वो इन्फॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी करते हैं। तो इस तरीके से हमें एक फ्रेमवर्क मिल जाता है नेचर से रिलेटेड जो भी जो भी आप कह लें कि मामला हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड हमें एक फ्रेमवर्क मिल जाता है, एक साइंटिफिक इंक्वायरी मिल जाती है हमें, जो है फिर इस तरीके से रिजल्ट एनालिसिस कर लेते हैं। तो हमें फिज़िक्स से जो है साइंटिफिक मेथड से हम कोई भी बात जो है वो फिर ऑथेंटिकली कर सकते हैं। अब लेकिन ये सारा प्रोसेस जो है इसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है। अब सबसे पहले तो स्टूडेंट ये है कि आपने ऑब्जर्वेशन करनी है, ठीक है, क्वेश्चन अराइज करना है, मतलब फिर उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है, फिर उसके बाद आपने टेस्ट करना है, फिर उसके बाद आपने कंक्लूजन निकालना है। अब टेस्ट हाइपोथेसिस आपने करना होता है, ये भी एक एम मेन इसका पॉइंट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑब्जर्वेशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ अ क्वेश्चन, यानी साइंटिफिक मैथड को जब आपने लेके चलना है, किसी चीज़ को साइंटिफिकली प्रूव करना है, कोई आपने नेचर में फिनोमिना देखे आप उसको चेक करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले जी आप ऑब्जर्वेशन करेंगे, ठीक है, और फिर एक क्वेश्चन बनाएंगे, यानी आप चीज़ें देख रहे हैं, आपके ऑब्जर्वेशन, आपको मुशाहदा होने चाहिए, ठीक है। कि फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि साइंटिफिक मेथड का कि इसमें ऑब्जर्वेशन की जाती है, ठीक है, चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाता है और फिर दुनिया के फिनोमिना उसको देखा जाता है, ठीक है। फिर उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो होता है वो प्रोड्यूस किया जाता है, जो वाकई में आपको लगता है कि यहाँ पे ये क्वेश्चन अराइज हो रहा है। जैसे वाई इज़ द स्काई ब्लैक एट नाइट, कि दिन में तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन जो स्काई है वो ब्लू है, लेकिन रात में क्या है वो ब्लैक हो रहा है। तो ये एक हमारे पास एक अथेंटिक ऑब्जर्वेशन के बाद क्वेश्चन भी अराइज हो रहा है, ठीक है। वाई इज एयर इनविजिबल, एयर जो है वो इनविजिबल क्यों है, ये भी एक अराइज होता है क्वेश्चन। अच्छा, अब यहाँ पे आपने क्या किया, ऑब्जर्वेशन कर लिया और फॉर्मुलेशन कर लिया। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप जो होगा कि डाटा कलेक्ट करना है, ठीक है, यानी आपने अपने क्वेश्चंस के आंसर्स को जो है ना वो फाइंड आउट करना है। फिर उसके बाद एक हाइपोथेसिस आपने जनरेट करना है। हाइपोथेसिस का मतलब क्या है कि एक मफरूज़ा, ठीक है, एक फ़र्ज़ की हुई बात आपने जनरेट करनी है। कहते हैं कि इसमें अब आपने जब डाटा कलेक्ट कर लिया, ठीक है, और आपने एक हाइपोथेसिस जो भी आपने बनाया है, फॉर्मुलेट किया, वो डिपेंड कर रहा होता है जी ऑब्जर्वेशन के ऊपर, ठीक है, जो कि आपने पहले की है। फिर उसके बाद कहते हैं कि इसमें हम हाइपोथेसिस कुड बी द काज ऑफ फिनोमेना, इट्स इफेक्ट एंड इट्स रिलेशनशिप टू एनी अदर फिनोमेना। अब कहते हैं कि जो
हाइपोथेसिस आपने मतलब कंसिडर किया है, जो आपने दिया है, ठीक है, वो किसी भी फिनोमेना का काज हो सकता है, उसके इफेक्ट की वजह से हो सकता है, या उसका कोई भी रिलेशन किसी भी दुनिया के दूसरे फिनोमेना के साथ कनेक्टेड हो सकता है। अब उसके बाद कहते हैं कि टेस्टिंग द हाइपोथेसिस। अब आपने वो जो हाइपोथेसिस बना लिया है, एक मफरूज़ा बना लिया है, ठीक है, कि उसको टेस्ट भी करना है, ठीक है। आफ्टर द हाइपोथेसिस इज मेड, जैसे ही आपका हाइपोथेसिस बन जाएगा तो उसको फिर आपने साइंटिफिकली टेस्ट करना है, ठीक है। उसके लिए आपने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने हैं, और एक्सपेरिमेंट जब आप कंडक्ट करेंगे, ठीक है, आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि हाइपोथेसिस जो है, जो आपने ऑब्जर्वेशन के थ्रू बनाया है, ठीक है, वो रियल वर्ल्ड के साथ एसोसिएट भी कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। फिर कहते हैं कि अगर तो आपका हाइपोथेसिस करेक्ट हो गया तो आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाएगा, और आपके एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट है वो फिर मतलब आपके कॉन्फिडेंस पे ही डिपेंड कर रहा होता है हाइपोथेसिस से रिलेटेड। तो अगर तो रिजल्ट पॉजिटिव आया एक्सपेरिमेंट का, तो आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, मतलब कि आप ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं। और अगर नहीं आया तो इसका मतलब ये कि आपने एक गलत ऑब्जर्वेशन की, गलत क्वेश्चन अराइज की है। उसके बाद एनालिसिस एंड कंक्लूजन। अब आपने टेस्टिंग कर ली, ठीक है, आपने उसके रिजल्ट चेक करने हैं। तो अगले स्टेप में आपने प्रॉपर मैथमेटिकली और साइंटिफिक प्रोसीजर्स के थ्रू जो है ना रिजल्ट को फाइंड आउट करना है एक्सपेरिमेंट के, ठीक है। अब कहते हैं कि बेस्ड ऑन द एनालिसिस, एनालिसिस के की बेस्ड के ऊपर द फ्यूचर कोर्स ऑफ द एक्शन कैन बी डिटरमाइंड। तो फ्यूचर के जो हम लोग मतलब अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए वो डिटरमाइंड होंगे, यानी एनालिसिस के ऊपर सारा डिपेंड कर रहा होता है। कहते हैं कि अगर तो जो एनालिसिस के अंदर डाटा हमें मिला है, ठीक है, वो कंसिस्टेंट है, यानी मैच कर रहा है आपके हाइपोथेसिस से, तो ये एक्सेप्ट होगा, ठीक है, आपका रिजल्ट। और अगर नहीं तो फिर इसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, या फिर आपको मजीद इसके अंदर मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है, और फिर दोबारा से आपको सारा जो है वो टेस्टिंग वगैरह करने की ज़रूरत होगी। तो खैर ये हमारे पास जो है एक साइंटिफिक मेथड होता है, कि एक साइंटिफिक पॉइंट होता है कि आप किसी भी दुनिया के प्रोसेस के अंदर कुछ जज करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं, तो आपने इस तरीके से करना होता है, ठीक है। तो अगर तो आपका हाइपोथेसिस ठीक हो जाता है, ठीक है, आपके एक्सपेरिमेंट ठीक हो जाते हैं, तो जो एक्सपेरिमेंट जब ठीक होगा तो आपका ये सारा जो डाटा है, ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, एक थ्योरी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और थ्योरी को एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा ये वाला फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं, कुछ ब्रांचेस पूछी हुई हैं, और कुछ जो है इसके अंदर जो है फ्रंटियर्स पूछे हुए हैं एक क्वेश्चन के अंदर, और साथ में साइंटिफिक मेथड के बारे में पूछा हुआ है। ये सारा जो है वो आपके चैप्टर के अंदर ही इंक्लूड है, इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाता है जी सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर में मेजरमेंट से रिलेटेड है, यानी पैमाइश से रिलेटेड। अब स्टूडेंट जो फिजिक्स है हमें पता है कि वो रिलेट ही करती किसके साथ है, पैमाइश के साथ, ठीक है, मेजरमेंट के साथ रिलेट करती है। अब कहता है कि इसके अंदर जो क्वांटिटीज़ को, यानी जिन चीज़ों को आपने मेजर करना है, ठीक है, वो जो है उसमें क्या-क्या आ जाता है हमारे पास, मास आ जाती है, लेंथ आ जाती है, टाइम आता है, वेलोसिटी आती है, फोर्स आती है, डेंसिटी, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, या फिर इस तरह से और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर कहते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज़ जो हैं ये वाली, ठीक है, इनको हम मज़ीद डिवाइड कर देते हैं 2 टाइप्स के अंदर। एक तो होती है बेसिक क्वांटिटीज़, दूसरा होती है ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। अब जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ होती हैं, ठीक है, जिनको हम मतलब ये ऐसी क्वांटिटीज़ होंगी जो कि दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं या बेस क्वांटिटीज़ हैं, उनसे हम इनको अख़ज़ करते हैं, ठीक है। यानी ये खुद इनका अपना वजूद नहीं होता, लेकिन हम इनको किसी और चीज़ से ड्राइव कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद कहता है कि जैसे हमारे पास अच्छा वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है या फोर्स वगैरह है, ठीक है, इनको हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं, क्योंकि ये बेसिक क्वांटिटीज़ से जो है ना डिटरमाइन होती हैं। उसके बाद कहता है कि जो बेसिक क्वांटिटीज़ होती हैं आर नॉट डिफाइंड इन द टर्म ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, यानी बेस क्वांटिटीज़ को आप किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के साथ रिलेट करके एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अब इसके अंदर जैसे हमारे पास लेंथ आ जाता है, मास आता है, टाइम आता है, ठीक है, तो ये हमारे पास जो है बेसिक क्वांटिटीज़ में आ जाती हैं। उसके बाद है जी अब स्टूडेंट हमें पता है कि फिजिक्स के अंदर मेजरमेंट है या जो क्वांटिटीज़ हैं उनका एक यूनिट भी होता है, ठीक है। जैसे लेंथ है तो लेंथ का हमें पता है कि किसी भी चीज़ की अपने लेंथ बतानी है तो आप तो ये तो नहीं ना कहेंगे टू इसकी लेंथ है, ठीक है। ये तो अब हमें नहीं समझ आ रही कि ये टू क्या चीज़ है, ठीक है। आप किसी चीज़ का वजन बता रहे हैं, किसी चीज़ की लेंथ बता रहे हैं, किसी चीज़ की हाइट बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं हमें नहीं पता। तो हमने क्या करना है कि जब भी किसी चीज़ को बता रहे हैं, किसी क्वांटिटी को डिस्कस कर रहे हैं, तो उसके साथ उसका यूनिट भी मुकर्रर करना है, ठीक है। अब ये जो यूनिट होता है ये पूरी दुनिया में इसको एक्सेप्ट किया जाता है कि मतलब कहीं पे भी आप लेंथ के बारे में बता रहे हैं, लेंथ बता रहे हैं, तो आपने साथ में मीटर, जैसे इसका यूनिट है तो मीटर लगा के बताना है कि 2 मीटर, ठीक है। तो ये आप कहीं पे भी बात करेंगे पूरी दुनिया में जाके, तो ये आप उस अगले पर्सन को आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे किसी चीज़ की लेंथ के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। तो इस तरीके से ये इनके इंटरनेशनल यूनिट होते हैं। अब ये जो सिस्टम है, जिसने मतलब एक कमेटी है जिसने बैठ के सारे जो है यूनिट्स को बनाया, ठीक है, 1960 के अंदर एक कमेटी ऑर्गेनाइज हुई, ठीक है। तो इस सारे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, जिस सिस्टम इंटरनेशनल SI भी कहते हैं, ठीक है। अब कहते हैं कि हमें पता है कि हमारे पास जो क्वांटिटीज़ होती हैं उन्हीं के हिसाब से हमने इनके जो है ना यूनिट्स को भी सेटअप करना होता है। जैसे बेस यूनिट होते हैं, ठीक है, सप्लीमेंट्री यूनिट होते हैं और ड्राइव्ड यूनिट होते हैं।
अब उसके बाद सबसे पहले वो बात कर रहा है जी बेस यूनिट की, ठीक है। अब कहते हैं कि बेस यूनिट टोटल स्टूडेंट हमारे पास 7 होते हैं, ठीक है, जिनके जो है ना नाम यहाँ पे ये टेबल के अंदर सारे डिस्कस किए हुए हैं। लेंथ है, मैथ, टाइम, अमाउंट, ठीक है, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट और ल्यूमिनेसिटी। आगे यहाँ पे इनके जो है वो यूनिट बताए हुए हैं, जैसे लेंथ का मीटर है, मैथ का किलोग्राम है, टाइम का सेकंड है, और साथ में इनके एब्रीविएशन बताए हुए हैं, ठीक है। तो ये जो है यूनिट, जो एक टेबल है, ये आपने अच्छे से याद कर लेना है। ये 7 यूनिट है और ये सारे के सारे किस में आते हैं जी, हमारे पास बेसिक यूनिट में आते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं दी सप्लीमेंट्री यूनिट। अब सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो हैं कुछ ऐसे थे कि जो कि कहते हैं कि जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट हैज़ नॉट येट क्लासिफाइड सर्टेन यूनिट्स, ठीक है। यानी कि इस कॉन्फ्रेंस के ऊपर जो ऐसा ही कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन्होंने कुछ यूनिट्स के बारे में मतलब डिस्क्राइब नहीं किया कि ये बेस है या ड्राइव्ड है, मतलब एक अलग कैटेगरी में उनको प्लेस कर दिया कि वो अंडरस्टैंडिंग में नहीं आ रहे थे कि ये बेसिक में जाने चाहिए या ड्राइव में जाना चाहिए। तो उन्होंने उसके लिए क्या कर दी, एक सेपरेट जो है वो क्लास बना दी, ठीक है। और ज़्यादातर इसके अंदर जो है ना स्टूडेंट ज्योमेट्रिकल जो क्वांटिटीज़ होती हैं, ठीक है, उनको इसमें रखा जाता है। जैसे कि किसी चीज़ का एंगल है, ठीक है, जैसे प्लेन एंगल या सॉलिड एंगल। अब जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं स्टूडेंट, ये हमारे पास 2 तरह के होते हैं। एक तो प्लेन एंगल होता है, दूसरा सॉलिड है, ठीक है। अब प्लेन एंगल का जो यूनिट है वो रेडियन होता है और जो सॉलिड एंगल होता है उसका स्टीरेडियन होता है। यहाँ पे इसके सैम्पल्स भी दिए हुए हैं, ये भी आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाता है जी फिजिकल क्वांटिटीज़। आप कहते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज़ जो आपने देखे हैं रेडियन के बारे में, ठीक है। अब रेडियन में कहते हैं कि रेडियन जो है बेसिकली एक एंगल होता है, ठीक है। एक प्लेन एंगल है ये बिटवीन द 2 रेडियाई ऑफ अ सर्कल, के सर्कल का एक जो रेडियाई आप दो रेडियाई आप लेते हैं, ठीक है। यानी कि रेडियाई क्या होता है कि जो भी सर्कल है उसके सेंटर से उसकी जो आउटर बाउंड्री है वहाँ तक जो डिस्टेंस है। अब जैसे ये सेंटर है, ठीक है, यहाँ से जो इसकी मार्जिन लाइन तक है या जो उसका सर्कल है, ठीक है, सर्कम बाहर की बाउंड्री है, वहाँ तक जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। कि कहते हैं कि कोई भी जो दो हमारे पास रेडियाई है किसी भी सर्कल के अंदर, जैसे एक ये यहाँ पे ये है और एक ये, इन दोनों के जो दरमियान का डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं जी, रेडियन कहते हैं, ठीक है। अब कहते हैं कि जब इस तरीके से हम इनको सेपरेट करेंगे, ठीक है, दो जो आपके पास रेडियाई है, ठीक है, तो कहते हैं कि ये कट ऑफ करेंगी एक अलग सर्कमफेरेंस को, ठीक है। अब जैसे ये एक कोन लाइक स्ट्रक्चर जो है ये सेपरेट हो गया, ठीक है, एक आर्क की शक्ल में, एक सर्कमफेरेंस की शक्ल में। अब कहते हैं कि ये दोनों की दोनों मतलब जो रेडियाई होंगी इक्वल होंगी लेंथ के अंदर, जैसे कि कहते हैं कि फिगर में शो किया हुआ है। उसके बाद हमारे पास बात करता है स्टीरेडियन की। स्टीरेडियन कहते हैं कि सॉलिड एंगल होता है, यानी 3 डायमेंशनल होता है। उसके बाद कहते हैं कि ये जो है सस्पेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सफियर, सफियर के सेंटर में जो है ये सस्पेंडेड होता है। फिर उसके बाद कहते हैं कि एन एरिया ऑफ इट्स सरफेस इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि इसका जो एरिया है, ठीक है, अब जो स्टीरेडियन का जो आपका एक सॉलिड एंगल बनेगा, ठीक है, इसका एरिया किसके इक्वल होगा, उसके स्फीयर के रेडियस के स्क्वायर के। यानी जो स्फीयर है उसका जो रेडियस आप निकालेंगे और उसका स्क्वायर लेंगे, ठीक है, वो किसके इक्वल निकलेगा, उसके एरिया के इक्वल निकलेगा। तो उसको हम क्या कहते हैं जी, स्टीरेडियन कहते हैं। और इसकी मेजरमेंट कुछ इस तरीके से होगी कि ये देखें, जैसे एक सर्कल के अंदर एक अलग से 3 डायमेंशनल जो है वो स्ट्रक्चर हमारे पास बन रहा है कि इसका जो टोटल एरिया है वो किसके इक्वल होगा, कि इसका जो हमारे पास जो ये पूरा एक स्फीयर का रेडियस है, ठीक है, जो रेडियस बनेगा उसका आपने स्क्वायर लेना है। उसके बाद आ जाता है जी ड्राइव्ड यूनिट। ड्राइव्ड यूनिट आ जाते हैं। ड्राइव्ड यूनिट में कहते हैं कि मतलब जो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम मतलब दूसरी क्वांटिटी से निकालते हैं, बेसिक क्वांटिटी से ड्राइव करते हैं, तो वो वाली जो क्वांटिटीज़ हैं उनके यूनिट्स जो हैं वो क्या कहलाएंगे, हमारे पास ड्राइव्ड यूनिट कहलाएंगे। अब यहाँ पे इन क्वांटिटीज़ के बारे में बताया हुआ है जो कि क्या है, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी है, फोर्स है, प्रेशर, एनर्जी, वर्क, पावर, ठीक है, रेडियन फ्लक्स, ये सारी की सारी जो है ना ये आप इनको अच्छे से याद कीजिएगा। और फिर ये आगे इनके यूनिट्स के नेम लिखे हुए हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी का जो है वो हर्ट्स है, उसका सैम्बल ये है, ठीक है, और उसको एक्सप्रेशन हम इस तरीके से दे रहे होते हैं, ठीक है। फोर्स है उसका न्यूटन है, ठीक है, और फिर और उसके बाद सैम्बल इसका क्या है जी, एन होता है। और इसको फिर मजीद अगर आप इसको डिटेल्स के साथ एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, बेसिक फॉर्म में, मतलब अगर आप इनको लिखना चाहते हैं बेसिक यूनिट्स के साथ तो इस तरीके से राइट कर सकते हैं। एक्सप्रेशन का यहाँ पे ये मतलब है, ठीक है, कि किलोग्राम मल्टीप्लाई बाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये सारे के सारे आपने टेबल अच्छे से याद करना है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन स्टूडेंट ये होता है कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म है किसी भी नंबर्स को राइट करने की। जैसे अक्सर देखते हैं कि कैलकुलेशन में बहुत बड़े बड़े नंबर्स आ जाते हैं, तो अब उन सारे डिजिट्स को करेक्टली कहीं पर राइट करना क्या होता है, मुश्किल होता है। जैसे अगर किसी चीज़ की आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो वो बहुत अगर लेंथी कैलकुलेशन निकल आती है तो उसको राइट करना क्या होगा, मुश्किल है, उसमें गलती होने का चांस होता है। तो फिर हम उनको क्या करते हैं जी, स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करने का मतलब ये है कि उनको 10 की पावर में राइट कर लेते हैं। अब जैसे कहते हैं कि
इसको इंटरनेशनली भी एक्सेप्ट किया जाता है इस प्रैक्टिस को। कहते हैं कि जैसे कि नंबर है 134.7, ठीक है। अब ये इस तरीके से, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 1.347 इंटू 10⁻², ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे जो पॉइंट था 4 के बाद ये मूव करके फर्स्ट डिजिट के पास चला गया, ठीक है। अब पहला जो पॉइंट था और जो दूसरा पॉइंट है, ठीक है, दोनों के दरम्यान में कितने डिजिट्स आ रहे हैं, हमारे पास 2 आ रहे हैं ना, जैसे 134, ठीक है, 0.7। अब ये जो पॉइंट है ये यहाँ से यहाँ पे आया है, ठीक है। तो दोनों के दरम्यान में कितने डिजिट हैं, 2 हैं, तो ये 10 की पावर में चले जाएंगे। फिर अब इनको डिफरेंट तरीके से राइट करने के डिफरेंट रूल्स होते हैं जो कि हम इसके अंदर देखेंगे। अब जैसे कि 0.0023 है, ठीक है, इसको जब आपने राइट करना है, ठीक है, तो इसको शुड बी रिटन एज 0.0023, ठीक है। इसको जब आपने राइट करना है तो किस तरीके से करेंगे, 2.3 मल्टीप्लाई 10⁻³ अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये मूव करके 2 के बाद चला गया, यानी 0 से कहाँ पे चला गया, जो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर है, यानी नॉन जीरो जो डिजिट्स हैं उनके बाद चला गया, ठीक है। तो बाकी एक 0 से दूसरे 0 के अंदर जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितने, मतलब कितने लेटर आते हैं, कितने नंबर्स आपके लिए आते हैं, वो 3 आते हैं। अब क्योंकि ये यहाँ से जो 0 जो पॉइंट है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव किया, इस वजह से यहाँ पे इसकी पावर जो है वो नेगेटिव में आएगी। उसके बाद आ जाता है जी कन्वर्शन ऑफ इंडिकेटिंग द यूनिट्स, ठीक है। अब कहते हैं कि जो यूनिट आप इंडिकेट करते हैं उनको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सारे आपने याद रखने, ये अक्सर पेपर में आ जाते हैं, आ जाते होते हैं। अब इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है उसने कहता है कि फुल नेम जो होता है यूनिट का डज नॉट बिगिन विद द कैपिटल लेटर, ठीक है। अगर आप किसी यूनिट का नाम फुल लिख रहे हैं, ठीक है, तो उसको अपने कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं करना, इफ नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट, ठीक है, अगर वो किसी साइंटिस्ट का नेम है, ठीक है। जैसे यहाँ पे न्यूटन लिखा हुआ है, ठीक है, आप इसको इस तरीके से राइट करेंगे, ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है NEWTON, ठीक है। अगर ये किसी साइंटिस्ट के नेम पे है, ठीक है, अगर यूनिट का नाम, तो फिर आपने उसको जो है कह रहा है कि फर्स्ट लेटर से ही बेशक वो स्टार्ट हो रहा है, तो आपने उसको नहीं करना, ठीक है। अगर ये साइंटिस्ट का नेम होगा तो फिर कर लेना है, अगर नहीं होगा तो फिर आपने इसको इस तरीके से नहीं करना। उसके बाद कहते हैं कि सैम्पल ऑफ अ यूनिट नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट हैज इनिशियल कैपिटल लेटर सच एज एन फॉर द न्यूटन। आप कहते हैं कि जो आप किसी भी साइंटिस्ट के नेम का जो यूनिट है, ठीक है, जब आपने उसका एक एब्रीवेशन राइट करना है तो उसको कैपिटल लेटर में राइट करना है। उसके बाद कहते हैं कि प्रीफिक्स शुड बी रिटन बिटवीन बिफोर द यूनिट विदाउट एनी स्पेस, कि जब भी आप प्रीफिक्स राइट करते हैं, ठीक है, उसको आपने स्पेस के बगैर राइट करना है। जैसे 1 इंटू 10⁻³ ठीक है, मीटर, उसको जब आपने राइट करना है तो 1 मिलीमीटर। अब यहाँ पे जो मिलीमीटर है, ठीक है, 10⁻³ की जगह पे आई है, तो ये एक प्रीफिक्स है, ठीक है। तो आपने इनको कोई भी स्पेस नहीं देनी, ठीक है, यानी यूनिट और प्रीफिक्स के दरम्यान में स्पेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि कम्बिनेशन ऑफ द बेस यूनिट इज रिटन ईच विद 1 स्पेस अपार्ट। अब कहते हैं कि अगर कोई बेस यूनिट आप राइट कर रहे हैं वो कम्बिनेशन में है, तो फिर उन दोनों के दरम्यान में आपने स्पेस देनी है, ठीक है, लेकिन प्रीफिक्स और जो यूनिट है, ठीक है, उन दोनों के दरम्यान में नहीं देनी। लेकिन अगर हम 2 बेसिक यूनिट को लिख रहे हैं, ठीक है, तो उनके दरम्यान में स्पेस होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे न्यूटन मीटर है, ये दोनों के दोनों कौन से हैं, बेसिक यूनिट है, तो एन और एम के दरम्यान में देखें स्पेस है। उसके बाद कहते हैं कि जो कंपाउंड प्रीफिक्सेस हैं वो अलाउ नहीं है। जैसे ये कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल 1 माइक्रोफैरेडे में बी रिटन एज 1 पिकोफैरेडे, तो मतलब आप इसको ऐसे नहीं राइट कर सकते। तो माइक्रो जो है, मतलब ये कि 10 की पावर ये हमारे पास 6 होता है, तो ये जब इसको कलेक्टिवली करेंगे, 2 माइक्रोस को कलेक्ट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1 पिकोमीटर फैरेडे बन जाएगा, ठीक है। तो इसको इस तरीके से राइट कर सकते हैं। उसके बाद कहता है कि नंबर सच एज 5.0 इंटू 10 की पावर 4 सेंटीमीटर में बी एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन एज। तो कहते हैं कि इसको जो है वो हम साइंटिफिक नोटेशन में भी राइट कर सकते हैं, कि जैसे ये सेंटीमीटर से इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया, और 10 की पावर 4 की जगह यहाँ पे 10 की पावर 2 आ जाएगी, क्योंकि 2 जीरोस जो हैं वो यूज़ हो गए हैं सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने में, ठीक है, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाने में। तो इस तरीके से भी हम इसको राइट कर सकते हैं। उसके बाद कहते हैं कि व्हेन अ मल्टीपल ऑफ बेस यूनिट इज रेज्ड टू अ पावर द पावर अप्लाइज टू द होल मल्टीपल एंड नॉट द बेस यूनिट ओनली। कहते हैं कि जब हम किसी चीज़ के ऊपर, किसी बेस यूनिट के ऊपर कोई पावर राइट करते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये देखें इस एग्जांपल में राइट किया गया हुआ है, ठीक है। तो कहते हैं कि ये रेफर कर रहा होता है टू द होल मल्टीप्लायर, ठीक है। कहते हैं कि ये पूरे के मतलब टर्मिनोलॉजी या पूरी जो वैल्यू है उसके ऊपर चाहिए जो है पावर का साइन आता है, ठीक है, नॉट ओनली द बेस यूनिट। कहते हैं खाली बेस यूनिट के ऊपर नहीं होगा, बल्कि ये पूरी जो आपकी है, जैसे 1 किलोमीटर है, ठीक है, तो ये इसके 1 के ऊपर भी आएगा, ठीक है, खाली ये बेस यूनिट के ऊपर नहीं आएगा। उसके बाद कहता है कि मेजरमेंट, अब यहाँ पे कुछ दिखाई हुई है हमें
प्रीफिक्सेस दिखाई हुई है, ठीक है। जैसे अगर किसी कोई वैल्यू है जिसकी 10 की पावर 18 है, ठीक है, तो उसकी प्रीफिक्स क्या होगा, एक्सा होगा, उसका सैम्पल क्या होगा, ई होगा। और पावर ऑफ 10 अगर ये दूसरा टेबल दिखाया हुआ है, ठीक है, कि यहाँ पे जैसे -1 है, ठीक है, तो उससे हम क्या कहेंगे, डेसी कहेंगे, और सैम्पल उसका क्या होगा, डी होगा। तो ये भी आपने अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट आ जाता है जो मीट्रिक सिस्टम। मीट्रिक सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में पूछ लेते होते हैं। कहते हैं कि ये बेसिकली एक सिस्टम होता है जो कि जो हम इसको मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं, डिस्टेंस की, लेंथ, वॉल्यूम, वेट और टेम्परेचर को, ठीक है, यानी इन चीज़ों को मेजर करना है तो आपने मीट्रिक सिस्टम को यूज़ करना है। अब कहते हैं कि ये बेसिकली बेस कर रहा होता है 3 बेसिक यूनिट्स के ऊपर, ठीक है, विच कैन बी मेजर ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। अब कहते हैं कि 3 बेसिक यूनिट होते हैं जिनके थ्रू हम पूरी दुनिया के अंदर मेजरमेंट कर लेते हैं। जैसे मीटर है, ठीक है, मीटर के अंदर हम जो है वो किसी चीज़ की लेंथ फाइंड आउट करते हैं। किलोग्राम है, किलोग्राम के थ्रू हम मास को फाइंड आउट करते हैं, मेजर करते हैं। और ऐसा है, ठीक है, जो सेकंड को डिनोट करता है, ठीक है, उसके थ्रू हम टाइम फाइंड आउट करते हैं। तो कहते हैं ये 3 बेसिक यूनिट है जिनके थ्रू हम पूरी दुनिया की कैलकुलेशंस कर सकते हैं। उसके बाद कहते हैं कि ये जो मीट्रिक सिस्टम था 1799 में इसको जो है वो आइडेंटिफाई किया गया, ठीक है। कहते हैं कि ये जो सिस्टम एक्सटेंडेड टू इनकॉर्पोरेट मैनी यूनिट्स। कहते हैं कि इसके अंदर जो है वो दुनिया के बहुत सारे यूनिट्स को हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं कि सेवरल वेरिएंट्स ऑफ द सिस्टम वर डिस्कवर्ड इन द लेट 19th एंड 20th सेंचुरी। कहते हैं कि बहुत सारे और भी सिस्टम्स बने 19वीं और 20वीं सदी में, लेकिन मैट्रिक सिस्टम को कहते हैं कि यूज़ किया जाता रहा पूरी दुनिया में, ठीक है। ऐसा ही सिस्टम के अंदर भी इसको मतलब प्रमोट किया गया, इसको इन्हांस किया गया। उसके बाद है जी एसआई यूनिट ऑफ द मीट्रिक सिस्टम, यानी मीट्रिक सिस्टम के अंदर जो एसआई यूनिट है वो क्या बनते हैं। अब जैसे कह रहे हैं कि the SI units, ठीक है, give proper definition of the meter, kilogram and the second. It also specifies and defined 4 different additional unit। कहता है कि जो SI थे इन्होंने SI जो कमेटी बनी थी, सिस्टम था, इसने कहता है कि मीटर, किलोग्राम और सेकंड की जो है वो प्रॉपर डेफिनेशन दी थी। इसके अलावा कहता है कि इसने कुछ मजीद एक्स्ट्रा यूनिट्स के बारे में भी बताया था। अब जैसे टेम्परेचर है, ठीक है, ये केल्विन को शो करता है, केल्विन यानी इसका यूनिट होगा। फिर इसके अलावा इलेक्ट्रिक करंट है, इसका जो यूनिट है वो एम्पियर होगा, या एम्पियर जो है कहीं पे भी है वो करंट को शो करेगा। केल्विन कहीं पे भी होगा तो वो टेम्परेचर को शो करेगा। कैंडेला जो है वो ल्यूमिनस इंटेंसिटी को, और इस तरीके से मोल जो है वो मटेरियल की क्वांटिटी को शो करेगा। अब इसके अंदर जो है कुछ प्रीफिक्सेस दिखाई। अब ये प्रीफिक्सेस जो है मीट्रिक सिस्टम की जो है वो यहाँ पे दिखाई हुई है। जैसे किलो के लिए जो है ना 10 की पावर 3 है, ठीक है, हेक्टो के लिए 10 की पावर 2 है, डेका के लिए 10 की पावर 1 है, ठीक है। इसी के से ये सारी दिखाई हुई है, ये भी आप लोगों ने कर लेनी है मीट्रिक सिस्टम के अंदर। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि मोस्ट कॉमन यूनिट्स यूज टू मेजर द लेंथ एज फॉलो। फिर यहाँ पे कुछ इन्होंने दिखाया कि जैसे किलोमीटर है, ठीक है, इसको हम किस तरीके से डिनोट करते हैं। हेक्टोमीटर की जो कैलकुलेशन है मतलब वो क्या आती है, डेकामीटर की क्या आती है, ठीक है, मीटर की क्या है, डेसीमीटर की क्या है। इस तरीके से यहाँ पे एक स्केल है हमें दिया हुआ है कैलकुलेशन के लिए, इसको भी आपने ध्यान से देख लेना है। उसके बाद है वॉल्यूम या कैपेसिटी, ठीक है। कहते हैं कि द मोस्ट कॉमन यूनिट्स यूज टू मेजर द कैपेसिटी और वॉल्यूम ऑफ अ ऑब्जेक्ट आर एज फॉलो। यानी कि अगर किसी चीज़ की आप वॉल्यूम या कैपेसिटी को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो फिर ये वाला जो टेबल इन्होंने दिया हुआ है इन कैलकुलेशंस के थ्रू करना है। और अगर वेट को आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वेट के लिए ये सारा दिया हुआ है, ठीक है। किलोग्राम है, हेक्टोग्राम है, डेकाग्राम है, ठीक है, ये सारे यूनिट दिए हुए हैं। मतलब ये हाईएस्ट से स्टार्ट होकर लोएस्ट तक जा रहे हैं, ठीक है। ये जैसे वेट का है, ठीक है, इसी तरीके से वॉल्यूम का भी है, और यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से लेंथ का भी दिया हुआ है। और इनको जो है ना वो आपने अच्छे से कर लेना है। उसके बाद आ जाता है टाइम। टाइम के लिए भी कहता है कि जो मेट्रिक सिस्टम में इसको निकाला गया है, जो बताया गया है कि 1 मिनट इज इक्वल होता है 60 सेकंड के, और 1 आवर इक्वल होता है 60 मिनट के, 1 डे इज इक्वल होता है हमारे पास 24 आवर्स के, और 1 वीक इज इक्वल होता है 7 डेज के, और 1 मंथ हमारे पास 30 या 31 डेज का होता है। इसी तरीके से 1 ईयर और 12 मंथ के, या फिर 365 डेज के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये सारी कैलकुलेशन हमारे पास जो है वो टाइम के लिए भी दी हुई है, इसको भी आपने अच्छे से देख लेना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ मज़ीद जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ठीक है, जो कि या फिर नंबर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक हैवी अमाउंट होते हैं, जैसे ट्रिलियन है, बिलियन है, मिलियन है, ठीक है। तो यहाँ पे उनको नंबर फॉर्म में भी दिया हुआ है, उनकी प्रीफिक्सेस भी दी हुई हैं, और उनके सिंबल्स भी दिए हुए हैं, ये भी आपने देखने हैं। फिर इसके अलावा यूनिट्स भी साथ में ही इन्होंने डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास थिंग्स टू रिमेंबर। अब कहते हैं कुछ चीज़ें जो है ना इंपॉर्टेंट थिंग वो आपको रिमेंबर होनी चाहिए, कि जैसे हमारे पास मीटर है, ठीक है, वो किसको डिनोट करती है, लेंथ को शो करती है। लीटर जो है वो किसी चीज़ का वॉल्यूम बताता है। ग्राम जो है वो किसी चीज़ का मास बताता है। सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर को बताता है। किलो जो अगेन है, ठीक है, वो इक्वल होता है हमारे पास 1000 के, ठीक है। मिली इक्वल होता है ये भी 1000 के, ठीक है। और सेंटी जो है वो इक्वल होता है 100 के, और जो डेसी होता है वो इक्वल होता है 10 के, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं यानी एक दूसरे के इक्वल हैं, इनको भी आपने याद रखना है। उसके बाद कहते हैं कि मैट्रिक सिस्टम कन्वर्जन।
मैट्रिक्स सिस्टम कन्वर्जन में कहता है कि इनिशियल वैल्यू, जैसे अगर जो सबसे स्टार्टिंग की वैल्यू है वो क्या है जी, मिलीमीटर है, ठीक है। उसको आपने क्या करना है जी, डिवाइड करना है 10 से। तो जब 10 के साथ यानी कोई भी आपके पास वैल्यू है, ठीक है, उसको 10 से डिवाइड करेंगे, जो कि मिलीमीटर में होनी चाहिए वैल्यू, 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर जो है सेंटीमीटर में निकलेगा। इसी तरीके से अगर सेंटीमीटर में तो उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई आपने करना है, ठीक है, उस वैल्यू को, और मिलीमीटर में आंसर आ जाएगा। यानी ये एक दूसरे के साथ क्या होंगी, कन्वर्टेबल है। कि अगर आपको कोई ये अक्सर जो है एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि वो जो है आपको कहेंगे कि ये 50 मिलीमीटर है, ठीक है, इसको कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर में, तो आपने उसको क्या करना है, 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, डिवाइड कर देना, तो आपका आंसर सेंटीमीटर में आएगा। या फिर जो है वो सेंटीमीटर में दिया होगा तो उसको आपने मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। इसी तरीके से यहाँ पे मीटर का भी दिया हुआ है, सेंटीमीटर का भी, और फिर अगेन मिलीमीटर का दिया हुआ है। ये सारे के सारे यूनिट्स क्या होते हैं स्टूडेंट, एक दूसरे के साथ इंटरचेंजेबल होते हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जो इनका फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, ये सारों का ये आप अच्छे से कीजिएगा। उसके बाद है जी कन्वर्जन रेशो। कन्वर्जन रेशो में कहते हैं कि इन द मेजरमेंट ऑफ द यूनिट द मेट्रिक कन्वर्जन रेशो इज रेशो विच इज़ इक्वल टू 1। कहते हैं कि मीट्रिक कन्वर्जन जो यूनिट जो रेशो है, ठीक है, ये यूनिट्स के दरमियान मेजरमेंट की एक रेशो है जो कि इक्वल आती है 1 के, ठीक है। इसको यूनिट फैक्टर भी हम कहते हैं, और इसके थ्रू जो है हम जो है यूनिट्स को कन्वर्ट करते हैं, यानी एक ही सिस्टम के अंदर रहते हुए एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे हमने ऊपर देखा कि मिलीमीटर को हम कन्वर्ट कर रहे हैं सेंटीमीटर के अंदर, ये सेंटीमीटर को मिलीमीटर के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम इनको कन्वर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, ये जो कन्वर्जन होती है इसको हम क्या कहते हैं, मीट्रिक कन्वर्जन रेशो कहते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कि कन्वर्ट 5 मीटर टू सेंटीमीटर, ठीक है। अगर जैसे 5 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें पता है कि 1 मीटर किसके इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर के। तो फिर हमने क्या करना है कि 5 मीटर को मल्टीप्लाई कर देना है, 5 मीटर में हमने कैसे इसको करना है कि 5 को मल्टीप्लाई कर देना है 100 सेंटीमीटर के। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 500 सेंटीमीटर के। 5 मीटर का मतलब क्या है कि ये 500 सेंटीमीटर के इक्वल है। इसी तरीके से ये 5 मीटर को उन्होंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके आंसर जो है वो 50 सेंटीमीटर लाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि इन टर्म ऑफ द कन्वर्जन रेशियो, ठीक है, इट कैन बी रिटन एज। तो अब कहते हैं कि अगर हम इनको कन्वर्जन रेशो के इक्वल अगर कैलकुलेट करेंगे तो 5 मीटर हमारे पास डिवाइडेड बाय 500 सेंटीमीटर इज इक्वल किसके आएगा, 1 के इक्वल आएगा। यानी जब एक यूनिट को दूसरे यूनिट के अंदर चेंज करेंगे तो वो इक्वल किसके होगा, 1 के। अब कहते हैं कि जब एक दूसरे एक यूनिट से दूसरे रेशो के अंदर चेंज होते हैं और आंसर इक्वल आता है हमारे पास 1 के, तो उसको हम क्या कहते हैं, मीट्रिक कन्वर्जन रेशो कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास मीट्रिक सिस्टम एग्जांपल्स आ जाती हैं। कहते हैं कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स जो हैं एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे डिस्कस की हुई है। जैसे कहते हैं कि 356 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 सेंटीमीटर हमें पता है किसके इक्वल होती है, 0.01 मीटर के इक्वल होता है, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि 365 को मल्टीप्लाई कर देना है 0.01 मीटर के, ठीक है। जब आप इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो है हमारे पास ऑटोमेटिकली किस में निकलेगा, मीटर में निकल आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि ये 356 सेंटीमीटर इज इक्वल है 3.56 मीटर मीटर के, और ये इक्वल है ओवरऑल किसके, 1 के, ठीक है। तो जब इस तरीके से ये 1 के इक्वल निकलेगा तो ये हमारे पास कन्वर्जन रेशियो कहलाएगी। नेक्स्ट जी कहता है, इसी तरीके से ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी दिया हुआ है, 4000 ग्राम को आपने किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। फिर इसे ये सारा यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अच्छे से देख लीजिएगा इसकी एग्जांपल्स। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है, कि मैट्रिक सिस्टम के बारे में बताएं, ठीक है। बेस जो है वो यूनिट्स के बारे में बताएं, यानी कि इस जो अभी आपने पढ़ा इसकी जो है एक्सरसाइज जो है यहाँ पे डिस्कस की हुई है। नेक्स्ट चलते हैं जी चैप्टर नंबर 3 के अंदर, और ग्रेविटी, जिसको हम मतलब एक ऐसी कशिश है जिसके थ्रू ज़मीन किसी भी चीज़ को क्या करती है, अपनी तरफ खींचती है। हम देखते हैं कि अगर कोई भी चीज़ अगर ज़मीन के ऊपर है तो ज़मीन उसके ऊपर क्या करती है, ख़ास किस्म से ताकत लगाती है, फोर्स लगाती है, ठीक है। और वो जो फोर्स है उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटी कहते हैं। और बहुत सारी चीज़ों का वजूद इस दुनिया में, यानी कि एक अपनी पोजीशन मेंटेन की हुई है, वो किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से है। सन है, स्टार्स हैं, ठीक है, ये सब के सब क्या है, हरकत में है, ठीक है। एवरीथिंग इन द वास्टनेस ऑफ द स्पेस इज इन द स्टेट ऑफ द परपेचुअल मोशन, ठीक है। कि दुनिया की हर चीज़ क्या है, अपने एक अपनी स्टेट में क्या है, वो मोशन में है, लेकिन इसके बावजूद क्या है, स्टेबल है, ठीक है। तो ये सब क्या है जी, ग्रेविटी की वजह से होता है। हर चीज़ की एक अपनी हर चीज़ के ऊपर ग्रेविटी क्या कर रही होती है, एक्ट कर रही होती है। या फिर हर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी अपनी ग्रेविटी होती है, जैसे मून है, मून की अपनी ग्रेविटी होती है, ठीक है, जो कि उसके वजूद को कायम रखने में उसकी हेल्प करती है। अब सबसे पहले यहाँ पे जो इसमें डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस किया हुआ, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट कहता है कि आम जुबान में कहते हैं कि एक जगह से जब एक पर्सन मूव करके दूसरी जगह पे जाता है, ठीक है, एक जगह से अपनी पोजीशन चेंज करके दूसरी जगह पे गया, अपनी पोजीशन को चेंज किया, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कहते हैं कि हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। कि वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या है कि आपको इसकी डायरेक्शन के साथ साथ इसकी मैग्नीट्यूड भी बतानी पड़ती है, ठीक है। यानी कि ये एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ इसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू भी बतानी पड़ती है। उसके बाद कहता है कि द टेल ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज लोकेटेड एट द पोजिशन वेयर द
डिस्प्लेसमेंट स्टार्टेड। अब कहते हैं कि जब आपने इसको वेक्टर के साथ रिप्रेजेंट करना है तो वेक्टर में पता है कि एक एरो लाइक होता है, ठीक है, ये वाला पोर्शन इसका टेल होता है और ये वाला जो पोर्शन इसका हेड होता है। अब कहते हैं कि जो टेल वाला पोर्शन है, ठीक है, वो पॉइंट होगा जहाँ से डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट हुआ है और एंड वाला पॉइंट वो होगा जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो खत्म हुआ है, ठीक है। तो फिर इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास, ये दोनों के दरमियान का जो फासला है वो किस में आ जाएगा जी, डिस्प्लेसमेंट में आ जाएगा। और हम इनको मेजर करके इस तरीके से वेक्टर के मेथड के थ्रू कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जैसे अब कह रहे हैं कि अगर बाय द वे डी जो है वो टोटल डिस्टेंस के इक्वल है R2 माइनस R1, यानी कि R जो है वो हमारे पास जो है वो फाइनल उसका पॉइंट होगा और R1 जो है ये हमारे पास जो है उसका इनिशियल पॉइंट होगा, ठीक है, जैसे R1 और ये R2 है, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस कवर है, ठीक है, जो डिफरेंस है उसके थ्रू जो है हम लोग इनका डिस्प्लेसमेंट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद कहते हैं कि वेलोसिटी आ जाता है, ठीक है। वेलोसिटी में कह रहा है कि कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट के अंदर जो फ़र्क आता है, ठीक है, टाइम के लिहाज से फ़र्क आ रहा है, उसको हम क्या कह रहे हैं जी, वेलोसिटी कहेंगे, ठीक है। अब वेलोसिटी इसके बारे में कहते हैं कि इसकी डायरेक्शन जो है डिपेंड कर रही होती है जी डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, यानी जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी। इसको हम डी के साथ जो है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट को तो डी के साथ करते हैं लेकिन वेलोसिटी को हम वी के साथ करते हैं, ठीक है। तो इस लिहाज से इसका जो फॉर्मूला बनता है वो हमारे पास क्या बनता है कि वी इज इक्वल है डी ओवर टी के। डी जो है डिस्प्लेसमेंट है और टी जो है हमारे पास टाइम है, ठीक है। तो कहते हैं कि एवरेज वेलोसिटी डज नॉट टेल अस अबाउट द मोशन अबाउट बिटवीन ए एंड बी। कहते हैं जब हम किसी चीज़ का एवरेज निकालते हैं, जैसे यहाँ पे इन्होंने एवरेज वेलोसिटी के बारे में बताया हुआ, ठीक है। तो वो कहते हैं कि हमें ए और बी यानी जो दो पॉइंट है उनके दरमियान ना सिर्फ मतलब ये डिस्टेंस नहीं बताती, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी। द पाथ मे बी स्ट्रेट और कर्व्ड एंड द मोशन मे बी स्टेडी और वेरिएबल, ठीक है। तो कहते हैं कि अब इस तरह के जो पाथवे है, ठीक है, ये जो कैलकुलेशन इसके थ्रू हमें ये भी नहीं पता चलता कि पाथवे स्ट्रेट है, ये कर्व्ड है, ठीक है, मोशन जो स्टेडी है ये वेरिएबल है। फिर उसके बाद कहते हैं कि फॉर एग्जांपल इफ अ स्क्वैश बॉल कम्स बैक टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर बाउंसिंग द बॉल सेवरल टाइम, इट्स टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 0 एंड इट्स वेलोसिटी सो आल्सो इज इट्स एवरेज वेलोसिटी। कहते हैं कि अगर एक बॉल है, ठीक है, जैसे वो एक पॉइंट से स्टार्ट हो रही है और वापस उसी पॉइंट पे वापस आ रही है, ठीक है, मतलब जहाँ पे थी वहीं पे वो वापस आ गई, तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग हालांकि तो उसने काफ़ी दफ़ा चक्कर लगाए हैं, ठीक है, एक डिस्टेंस एक फासला कवर किया, लेकिन फिजिक्स के अकॉर्डिंग जो है उसका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा, 0 होगा। जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो ऑटोमेटिकली वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि फिजिक्स के अकॉर्डिंग अगर कोई भी बॉडी जब तक उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी तो डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क नहीं आएगा, डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क नहीं आएगा तो वेलोसिटी में भी फ़र्क नहीं आएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि इन सच केसेस मोशन इज डिस्क्राइब बाय द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज। अब कहते हैं कि इस तरह की कंडीशन यानी कि जिसमें जो है बॉल बार बार वापस आ रही है, ठीक है, और जा रही है, तो हम इसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के थ्रू कर लेते हैं कि जैसे पहली दफ़ा उसने पहले एक दफ़ा मतलब एक राउंड लगाया, ठीक है, उसमें कैलकुलेट किया, फिर अगले राउंड में कैलकुलेट किया, फिर थर्ड राउंड में कैलकुलेट किया, इस तरीके से हम जो है सबको कलेक्ट करके एवरेज मतलब एक टोटल कलेक्ट करके तो निकाल लेते होते हैं सम अप करके। उसके बाद कहते हैं कि टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को का कंसेप्ट समझने के लिए कंसीडर अ बॉडी मूविंग अलोंग द पाथ ए बी सी इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है, कि एक बॉडी है जो कि एक पाथवे में यानी एक्स वाई प्लेन में आप कह लें कि वो जो है ना ट्रैवल कर रही है या मूव कर रही है, ठीक है। कहते हैं कि एट एनी टाइम टी द पॉइंट लेट द बॉडी बी एट द पॉइंट ए। कहते हैं कि बॉडी जो है वो पॉइंट ए के ऊपर है, इट्स पोजीशन इज गिवन बाय द पोजीशन वेक्टर R1। अब हमने इसकी पोजीशन जो है क्योंकि वेक्टर पोजीशन से भी वेक्टर के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको R1 का उसने नाम दिया, और कहते हैं कि उस टाइम के बाद जो है बॉडी वापस ए पॉइंट पे आ जाती है, ठीक है। तो उसके हिसाब से कहते हैं कि विच इज़ डिस्क्राइब्ड बाय द पोजीशन वेक्टर T2, ठीक है। अब जो है एक दूसरा वेक्टर है सॉरी R2, ठीक है, उसके थ्रू उसने जो है मजीद इसका पोजीशन डायरेक्शन को डिस्क्राइब किया है, ठीक है, दूसरे वेक्टर के थ्रू, एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग दिस शॉर्ट टाइम इज इंटरवल इज गिवन बाय डेल्टा डी इज इक्वल है R2 माइनस R1, ठीक है, कि जो उसका जो फाइनल डिस्टेंस है और फिर उसके बाद जो फर्स्ट इनिशियल था, ठीक है, तो उनके दरमियान जो उनको माइनस करेंगे और इस तरीके से हम जो इसका फाइनल या जो डिस्टेंस के अंदर फ़र्क आ रहा है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और जो डेल्टा की यहाँ पे नोटेशन देख रहे हैं, एक ट्रायंगल सी बनी उसको डेल्टा कहते हैं, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करता है वो स्मॉल चेंज, यानी अगर कोई छोटा मोटा चेंज आ रहा है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 20 के वैक्टर हमारे पास बताया हुआ है कि जैसे एक वैक्टर ये है, ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा ये जा रहा है, ठीक है, एक V1 और दूसरा V2 है, दोनों का ओरिजिन क्या सेम है। अब हमने क्या करना है कि जो जिसका हेड को
टेल के साथ जो है ना वो हमने वो इस तरीके से मैच कर देना, ठीक है। और फिर इनके दरम्यान को जो जो डिस्टेंस है, जैसे v1 का क्या और v2 का क्या, ठीक है, दोनों की भी जो वैल्यूज़ हैं उनको आपस में माइनस कर देना, तो डेल्टा v जो है हमारे पास निकल आता है। फिर कहते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम इस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे या बताएंगे कि ये एक लिमिटिंग वैल्यू होती है, ठीक है। डेल्टा टी ओवर डेल्टा टी एज द टाइम इंटरवल डेल्टा टी एंड फॉलोइंग द टाइम टी अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है। कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में आपने क्या करना है कि जिस भी चीज़ को कैलकुलेट करना है तब तक कैलकुलेट कर लेना जब तक वो क्या है जी जीरो तक ना पहुंच जाए, ठीक है। अब इसको जो आपने फॉर्मूला राइट करना है वो हमारे पास आ जाता है कि लिमिट तो नेक्स्ट है जी वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब ग्राफ कहता है कि इसमें हम लोग क्या करेंगे कि वेलोसिटी और टाइम को जो है इलिस्ट्रेट करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे मतलब वेलोसिटी वेरी करेगी उसके साथ साथ हम टाइम को भी नोट करेंगे। अब कहते हैं कि जब इस कंडीशन में जो ग्राफ बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहेंगे। अब स्टूडेंट जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ को जब हम बनाते हैं तो हमें डिफरेंट तरह की कंडीशंस नज़र आती हैं। पहली तो ये कि अगर तो हमारी वेलोसिटी जो है कार की वो कॉन्स्टेंट है, ठीक है। जो कार है या गाड़ी है, जो भी ऑब्जेक्ट है वो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, उस कंडीशन में जो ग्राफ बनेगा वो किस तरह का बनेगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्यों, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब ये कि वेलोसिटी के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिखाया हुआ है कि यहाँ पे ये जो कंडीशन है इस तरीके से मतलब बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है, ये वेलोसिटी को इंडिकेट करेगा और यहाँ से टाइम वैसे वैसे इंक्रीज कर रहा है, तो एक हमारे पास स्ट्रेट ग्राफ बन जाएगा। इसी तरीके से कहता है कि जब एक कार मूव करती है विद द कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी दैट अराइज द सेम हाइट फॉर द इक्वल इंटरवल ऑफ द टाइम। तो उस कंडीशन में भी टाइम के इक्वल मतलब इंटरवल्स के साथ जो है जो एक्सेलेरेशन है वो भी क्या हो जाएगा, मतलब कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। मतलब कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो ग्राफ भी जो बनेगा वो किस तरह का होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा जैसे इसी के अंदर दिखाया हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम देखें वेलोसिटी की जगह एक्सेलेरेशन आ जाएगा, ठीक है। एक्सेलेरेशन या वेलोसिटी आप कह लेंगे क्योंकि एक्सेलेरेशन अगर कांस्टेंट है इसका मतलब ये कि वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन में कह रहा है कि द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ अ कार ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल इज गिवन बाय द स्लोप ऑफ इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कहते हैं कि जो जब हम ये ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इसमें जो स्लोप बनेगा, ठीक है, वो इंडिकेट कर रहा होता है एवरेज एक्सेलरेशन को। उसके बाद कहते हैं कि जैसे अगर एक्सेलरेशन पहले कॉन्स्टेंट था अब इंक्रीज कर रहा है तो उस कंडीशन से वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर क्या हो जाएगा, एक कर्व आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास जो कंडीशन ऑब्टेन होगी वो किस तरह की होगी, और कर्व्ड कंडीशन ऑब्टेन होगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये देख रहे हैं कि आप इस तरीके से जो है एक सीधी लाइन में पहले ये बेसिकली मूव कर रहा था, ठीक है। अब ये तो स्ट्रेट लाइन मतलब कांस्टेंट कंडीशन का था। अब ये वाला जो देखें 3.6 वाला, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास एक कर्व कंडीशन हमें मिल रही है, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये है कि जो बॉडी जो है उसका एक्सेलरेशन या उसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज कर रही है, जीरो से वो किसी और न्यूमेरिकल वैल्यू के अंदर चेंज हो रही है। तो इस कंडीशन में जो ग्राफ भी बनेगा वो हमारे पास किस सिक्के का बनेगा, एक कर्व बनेगा, ठीक है। स्टूडेंट अगर वेलोसिटी में फ़र्क आता है, ठीक है, पहले तो अलबत्ता डिस्टेंस में फ़र्क आता है, ठीक है, तो फिर वेलोसिटी भी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज हो रही है तो मतलब एक्सेलरेशन में भी फ़र्क आ रहा है, ठीक है। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है, तो उस कंडीशन में एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास एक कर्व्ड कंडीशन में ग्राफ आया है, तो अब यहाँ पे आप नीचे देख रहे हैं कि हमने इमेजिनरी ट्राइंगुलर बना दिया। इमेजिनरी ट्राइंगुलर बनाने का मतलब ये कि अगर हम एरिया कैलकुलेट करना चाह रहे हैं पूरे का, ठीक है, तो हम इस ट्राइंगल को कैलकुलेट करके तो एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि डिस्टेंस के में कितना एरिया जो है वो कवर्ड हुआ है। अब जैसे यहाँ पे ये देखें कि एवरेज वेलोसिटी इसने कैलकुलेट किया इस ग्राफ के हिसाब से, तो एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या थी, जीरो थी, फिर प्लस यहाँ पे पहुँच के ये बाय द वे वी हो गई, ठीक है। तो यहाँ वी 0+v/2, ठीक है। एवरेज को हम 2 के साथ डिवाइड करते हैं तो 0+v का मतलब ये है कि 1/2 आ जाएगा, ठीक है, साथ में v की वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी। उसके बाद अगर हम एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है, तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या करना है कि बल्कि इन्होंने यहाँ पे एवरेज डिस्टेंस को भी यहाँ पे पहले तो एवरेज वेलोसिटी है, अब यहाँ पे डिस्टेंस को भी नोट किया, ठीक है। अब डिस्टेंस हमें पता होता है कि किसके इक्वल होती है, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है। वेलोसिटी हमारे पास ये यहाँ से निकली 1/2 इंटू वी, और फिर टाइम की वैल्यू साथ में हम ऐड कर देंगे, तो इस तरीके से हम डिस्टेंस को भी कवर कर लेंगे। और फिर इसके बाद अगर आप एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम जो है ये वाला जो फार्मूला है वो लगाएंगे 1/2
बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। अब यहाँ पे 1/2 बेस जो है ये हमारे पास v आ जाएगी, ठीक है, वेलोसिटी आ जाएगी, और जो हाइट है वो हमारे पास टाइम को इंडिकेट करेगा। तो इस तरीके से हम जो है एरिया भी कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद कहते हैं द एरिया बिटवीन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड द टाइम एक्सिस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। कहता है कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो हमारे पास एरिया बनता है, ठीक है, वो बेसिकली वो उस एरिया के इक्वल होता है, न्यूमेरिकली उस एरिया के इक्वल होता है जो कि ऑब्जेक्ट कवर करता है। नेक्स्ट आ जाता है जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखते हैं, कहते हैं जी कि मतलब वो वाला पॉइंट जिसके ऊपर कोई भी बॉडी के ऊपर ज़मीन की कशिश जो है वो एक्ट कर रही होती है, ठीक है। हमें पता है कि ज़मीन हर बॉडी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। अब वो जो कंडीशन है, ठीक है, या फिर वो जो पावर है जो कि अपनी तरफ खींचती है, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटी। लेकिन हर बॉडी का एक सेंटर होता है जहाँ पे जो है वो ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है, ठीक है। अब जैसे कहते हैं कि व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी को क्या क्या किसे कहते हैं, ठीक है। कहते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अ थ्योरेटिकल पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट होता है इन अ बॉडी, एक बॉडी के अंदर, वेयर द टोटल बॉडी मास इज थॉट टू बी कंसंट्रेटेड, यानी कि जहाँ पे ये कंसीडर किया जाता है कि बॉडी का ज़्यादातर मास, यहाँ पे मास जो है वो कंसंट्रेटेड है। उसके बाद कहते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हमें जानने की क्यों ज़रूरत है, कि इससे हमें बिहेवियर पता लग जाता है मूविंग बॉडीज़ का, ठीक है, क्योंकि बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, ग्रेविटी के अंदर, तो वो किस तरह से मूव करेगी, क्या उसकी मूवमेंट नॉर्मल है, बिहेवियर मतलब आइडिया हो जाता है। इसके अलावा कहते हैं कि ये हमें हेल्प करती है जो हम स्टैटिक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, ठीक है, उनकी डिज़ाइनिंग में, जैसे बिल्डिंग या ब्रिजेस हैं, तो अक्सर आपने देखा होगा कि दुनिया में डिफरेंट तरह की डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की जो है वो बिल्डिंग बनती हैं, तो उनको भी जब बनाने से पहले जो है हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो उस वजह से फिर हमें किसी बिल्डिंग की स्टेबिलिटी और हमें पता लग जाता है कि अगर ये स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या यहाँ पे इस तरीके से बनाने से ये बिल्डिंग गिरेगी तो नहीं, या इसको डैमेज तो होने का चांस नहीं है, क्योंकि अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हट के बनाएंगे, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि बिल्डिंग गिर भी सकती है और आपका नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि यूनिफॉर्म जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है उसके अंदर जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, ठीक है, आइडेंटिकल होता है किसके, सेंटर ऑफ मास के, यानी कि जितनी बॉडी का मास होगा उतनी ही ग्रेविटी उसके ऊपर एक्ट कर रही होगी, ठीक है। आप हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट, जितना मास होता है या जितना वेट होता है उसी के हिसाब से ग्रेविटी भी एक्ट कर रही होती है, ठीक है। अब कहते हैं कि अगर मून की बात करें तो मून के ऊपर जो सेंटर ऑफ मास है वो वेरी क्लोज है टू इट्स ज्योमेट्रिक सेंटर। अब जो मून है स्टूडेंट, उसकी भी अपनी एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, ठीक है, उसकी भी एक अपनी कशिश होती है जिसके साथ वो चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, लेकिन वो हमारी अर्थ के कंपैरेटिवली बहुत वीक होती है, और इवन हमारी अर्थ भी ज़मीन मून के ऊपर जो है वो अपनी कशिश लगाती है। तो कहता है कि जो अगर हम मून पे चले जाएँ तो वहाँ पे सेंटर ऑफ मास जो है वो बहुत क्लोज होता है ज़मीन की जो ग्रेविटी है उसके इक्वल, ठीक है। कहते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज स्लाइटली टुवर्ड्स द मून ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द मून नियर साइड। वही बात कर रहे हैं कि अगर मून के ऊपर अगर हम जाते हैं तो मून की जो साइड्स हैं वहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो ज़मीन की वजह से एक्ट करेगी, लेकिन अगर आप सेंटर से साइडों से मतलब हट जाते हैं, ठीक है, किनारों से, मून के किनारों से सेंटर में जाते हैं, तो फिर वहाँ पे जो है मून की ग्रेविटी एक्ट करती है। उसके बाद कहता है कि कैलकुलेटिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब हम किस तरीके से जो है ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए स्टूडेंट जो कैलकुलेशन है, ठीक है, इसमें कह रहे कि जो सिमेट्रिकल बॉडीज़ हैं, यानी कि ऐसी बॉडीज जो कि सिंपल ऑब्जेक्ट होती हैं, सिंपल शेप्ड होती हैं, ठीक है, उनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उनको हम डिफरेंट इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे ये पॉइंट्स नीचे डिस्कस किए हुए हैं। कहते हैं कि व्हेन वी बैलेंस एन ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ अ सेटिंग और एन एच, ठीक है, अगर कहते हैं कि हम एक ऑब्जेक्ट है उसको बैलेंस किया हुआ है किसी भी सेटिंग के साथ या किसी भी एक किनारे के साथ, अपने सहारे के साथ उसको सेट कर दिया, ठीक है, तो द पॉइंट एट विच द ऑब्जेक्ट बैलेंस इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो कहते हैं कि वो पॉइंट जहाँ पे बॉडी का सारा मास जो है ये बैलेंस जो है वो उसका बना हुआ है, जिसकी वजह से, जिस पॉइंट की वजह से वो उसका क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा। कहते हैं कि अनदर फिजिकल प्रोसीजर इम्प्लाइड टू डिटरमाइन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एज फॉलो। कहते हैं कि एक और प्रोसीजर हम कैरी आउट करते हैं जिसमें कहते हैं कि सस्पेंड कर दें एक प्लेट को given in the figure by attaching a cord to the point A and then by attaching the cord at the point C. The center of gravity of the plate can be located. तो कहते हैं कि अगर आप एक प्लेट ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे डायग्राम में उसने शो किया हुआ है, ठीक है, जैसे यहाँ पे इन्होंने एक सिमेट्रिकल सी शेप की हमारे पास ऑब्जेक्ट लिया है, ठीक है, तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो नेक्स्ट कह रहे हैं कि देखिए स्टूडेंट, उसने सबसे पहले बोला कि हम लोगों को पॉइंट ए के साथ एक जो है ना कॉर्ड जो है वो सस्पेंड करनी है, ठीक है, यानी इसके साथ आपने स्ट्रिंग बांध के इसको सस्पेंड किया, तो जब आप इसको सस्पेंड करेंगे ए पॉइंट से बांधने के बाद, ठीक है, तो यहाँ से आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो कि डी तक जाएगी। इसी तरीके से अगर आप जब दूसरी दफ़ा सी के साथ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, सी के साथ इसको सस्पेंड करेंगे, तो तब हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे ई तक, यानी कि ऑटोमेटिकली जो है इस तरफ एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ होगी। अब हम देखेंगे कि जो सी और जब ए के साथ
साथ आपने जो है इनको सस्पेंड किया है, तो डी की तरफ लाइन गई है और सी की तरफ लाइन गई है, तो दोनों लाइनें एक दूसरे को एक पॉइंट पे क्रॉस करेंगी। अब वो वाला पॉइंट जहाँ पे ये दोनों लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, वो जो है वो हमारा जो है वो सेंटर ऑफ मास होगा या सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, या फिर यहाँ पे सारा बॉडी का मास जो है वो सस्पेंडेड होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे बॉडी का जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी, ये तो हमारे पास होगा सिमेट्रिकल बॉडीज का, ठीक है, कि आपने इस तरीके से कर लिया। अब एसिमेट्रिकल बॉडीज यानी ऐसी बॉडीज जो कि इरेगुलर शेप्ड होती हैं, ठीक है, यानी कि जिनका मास जो होता है वो हर जगह पे कांस्टेंट नहीं होता है, कहीं पे जो है वो ज़्यादा है, कहीं पे कम है, मतलब इरेगुलर मास है। तो उस कंडीशन में आपने क्या करना है कि उनको हम लोगों ने एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के साथ जो है वो हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि जो वेट है, ठीक है, उसके लिए हमने जो सैम्पल यूज़ करना है वो S/D/W, ठीक है। ये आपने जो है इस कैलकुलेशन में यूज़ करना है। कि अब यहाँ पे देखें इसने क्या किया है कि C × G × W इज इक्वल है S/X/D/W, ठीक है। यानी कि ये S/D/W तो ये हमारे पास हो गया वेट का, ठीक है। वेट को उसने यहाँ पे कंसिडर किया होगा कि एक सिमेट्रिकल बॉडी का ये है, ठीक है। अब यहाँ पे जो x है वो क्या होगा, डिस्टेंस होगा फ्रॉम द रेफरेंस लाइन, यानी कि अगर वो बॉडी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव की तो वो हो गया। अब DW जो है, ठीक है, जो कि वेट है, लेकिन कौन सा वाला वेट है स्टूडेंट, जो कि बॉडी मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि इरेगुलर है, कहीं पे बॉडी का वेट कम है, कहीं पे ज़्यादा है, तो किसी एक पोर्शन का जो वेट है उसको हमने DW के साथ डिनोट करना है, और W जो है वो उसका टोटल वेट होगा, ठीक है। अब कहता है कि हमें पता है कि जो हमारी बॉडी का जो वेट होता है वो किसके इक्वल होता है, मैस इंटू ग्रेविटी, ठीक है, mg के इक्वल होता है, ठीक है। अब कहते हैं कि द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, अब जो मास है, ठीक है, वो हमें पता है कि डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम की इक्वल भी होती है, ठीक है। एक कैलकुलेशन ये भी हमारे पास। अब हम लोगों ने क्या करना है कि इसको पुट कर देना है वेट की वैल्यू में, ठीक है, कि W इज इक्वल है मास की जगह आपने रो इंटू V और साथ में ग्रेविटी का जो है वो यहाँ पे G आ जाएगा, यानी कि W इज इक्वल टू आपने पढ़ा है ना mg, ठीक है। तो mg की जगह आपने ये वाली वैल्यू जो है वो प्लेस कर देनी और g साथ में ऐसे ही हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि इन दोनों साइडों को d के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब d के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो dw इस तरफ से आ जाएगा, और यहाँ से आपने क्या करना है कि हम लोगों ने जो g है, ठीक है, ये ऐसे ही आ गया, और फिर जो रो है, रो को हम लोगों ने क्या करना है कि x y एंड c, यानी कि इसके जो डिफरेंट जो पॉइंट्स थे, यानी कि बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स थे जहाँ पे इरेगुलर मास डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको डिफरेंट पार्ट्स में हम लोगों ने डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके उसकी डेंसिटी के साथ उसको जो है ना कंबाइन कर देना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डी आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय वी आ जाएगा। अब यहाँ पे इसने क्या किया है कि ये जो एक्स वाई एंड सी पार्ट्स थे, ठीक है, इनको इसने डिस्टेंस के साथ भी मल्टीप्लाई किया है कि डी एक्स डी वाई एंड डी सी, ठीक है। उसके बाद कहता है कि इफ वी हैव अ फंक्शनल फॉर्म ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूशन वी कैन सॉल्व द इक्वेशन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द मास। कहता है कि अगर तो हमारे पास इस तरीके से हो के मास की जो डिस्ट्रीब्यूशन है मतलब यूनिफॉर्मली हो, हर जगह पे मतलब इक्वल हो, तो उस कंडीशन में तो हम आप इसको जो है ना वो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उस अगर तो दूसरी कंडीशन है जिसमें जो है मास हमारे पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो उस कंडीशन में आपने जो है ये वाला जो फॉर्मूला है G मल्टीप्लाई बाय W इज इक्वल है G मल्टीप्लाई बाय SS X मल्टीप्लाई बाय PXYZ और DX DY एंड DZ, ठीक है। यहाँ पे अब क्या रहे कि ये जो हमारे पास DX DY और DZ है, ठीक है, ये क्या है, ट्रिपल इंटीग्रल्स हैं, यानी कि जो डिफरेंट पार्ट्स थे, ठीक है, जिनके हिस्सों में जिनको हम लोगों ने डिवाइड किया होता है, ये उनकी कैलकुलेशंस हैं, उनके इंटीग्रल्स हैं ये, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि डिफरेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ मास एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अभी आपने स्टूडेंट ऊपर दो टर्मिनोलॉजी सुनी है, एक तो सेंटर ऑफ मास है, दूसरा क्या हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है। अब कहता है कि इसमें जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर मास में कहता है कि ये कॉमन है टू एज्यूम द सेंटर ऑफ द मास एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज टू बी द सेम। नॉर्मली ये कंसिडर किया जाता है कि दोनों चीज़ें सेम है, बट दिस इज नॉट द केस, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास जो है वो पॉइंट होता है जहाँ पे मास डिस्ट्रीब्यूशन होती है इक्वली इन द ऑल डायरेक्शन, ठीक है, यानी वो कोई किसी भी बॉडी का जो एक सेंटर है, ठीक है, वो वहाँ से क्या होता है कि मास को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है, और वहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होती। लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो वाला पॉइंट होता है जहाँ पे जो है वो वेट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इक्वल डायरेक्शन में, ठीक है। सेंटर ऑफ मास में मास को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी में वेट को आपने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। और वो लेकिन जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो डिपेंड कर रही होती है ग्रेविटेशनल फील्ड के ऊपर, ठीक है। However, the object center of mass and the center of gravity lies at the same point in the uniform gravitational field. लेकिन कहते हैं कि अगर यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड है तो उस कंडीशन में सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी पॉइंट वही होगा और सेंटर ऑफ मास दोनों पॉइंट की डायरेक्शन यानी लोकेशन क्या होगी, सेम होगी, किसके अंदर, जब यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड होगी।
अब यहाँ पे ये हमें दिखा हुआ है कि एक बॉडी है, ठीक है, उसका जो यहाँ पे जो हमारे पास मैस है, ठीक है, ये इसका मिड वाला पॉइंट है, यानी कि ये वो वाला पॉइंट है, सेंटर ऑफ मैस है, जहाँ से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अब ये वाला जो है, ठीक है, इसमें ये जो सेंटर वाला पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे ग्रेविटी एक्ट कर रही है, ठीक है, ग्रेविटी मतलब एक्ट कर रही है, और वेट जो है बॉडी का इक्वली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, ठीक है। जबकि मैस वाला पॉइंट जो है यहाँ पे देखें थोड़ा सा ऊपर है इसकी तरफ, लेकिन ग्रेविटी की वजह से जो इसका जो वेट की डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ इस पॉइंट से इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन अगर हम बात करें कि ऐसा वाला एरिया जहाँ पे जो है वो ग्रेविटी और मास जो है मतलब यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो उस कंडीशन में जैसे यहाँ पे दिखा हुआ है कि मास और ग्रेविटी का पॉइंट एक है, ठीक है, कि इसी तरीके से मतलब इक्वली यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में ये कंडीशन हमें देखने के लिए मिलेगी कि मास का पॉइंट भी वही है, ग्रेविटेशनल पॉइंट भी वही है। लेकिन अगर हम वैसे बात करें तो मास का पॉइंट और होगा, ग्रेविटी का पॉइंट और होगा। मास से जो है वो मास की डिस्ट्रीब्यूशन होगी, ग्रेविटी से जो है वो वेट की डिस्ट्रीब्यूशन होगी। उसके बाद कहता है कि जैसे अब यहाँ पे कुछ बॉडीज दिखाई हुई है, ठीक है। अब जैसे ये एक सर्कुलर बॉडी है, ठीक है, इसका जो है सेंटर यहाँ पे दिखाया हुआ है कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अब इस मतलब एक सामने ही आपके पास सर्कुलर बॉडी, इसकी सरफेस सामने की तरफ है, लेकिन अगर हम इसको इस कंडीशन में प्लेस कर दें जैसे ये है, ठीक है, एक लाइंग पोजिशन में, उस कंडीशन में भी इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा। अब अगर आप इस रिंग को इस तरीके से प्लेस कर दें किसी बॉडी के ऊपर, ठीक है, वर्टिकली प्लेस कर दें, तो उस कंडीशन में भी इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा, ठीक है। यानी कि बॉडी की अगर आप जो है उसको उसकी कंडीशन या उसकी जो सिचुएशन अगर चेंज भी कर देते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला जो पॉइंट है वो हमेशा क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। यहाँ पे अब कुछ एक्सरसाइज डिस्कस की हुई है, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। कुछ न्यूमेरिकल्स हैं यहाँ पे, ठीक है, साथ साथ इनके वो भी दिए हुए हैं, आंसर्स भी दिए हुए हैं। तो इंशाल्लाह एक वीडियो में जो है वो ये न्यूमेरिकल्स और आपकी ये जो एक्सरसाइज हैं इनको भी जो है वो डिस्कस करेंगे। तो अभी चलते हैं हम थ्योरी की तरफ, ठीक है। हम जो है अगला चैप्टर आपका मैकेनिक्स का है, ठीक है। अब मैकेनिक्स हमारे पास जो है फील्ड है, ये भी एक फिजिकल साइंस की, ठीक है, फिजिक्स की एक फील्ड है। अब यहाँ पे सबसे पहले जो टॉपिक इन्होंने डिस्कस किया हुआ है इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ जो मैकेनिक्स है इसमें हम लोगों ने चीज़ों की मोशन को ही देखना होता है, उसके काजेस को, उसके इफेक्ट्स को, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन में जो हमें पता है कि जो मेन जो इक्वेशंस हैं वो हमारे पास 3 होती हैं, ठीक है। कि कोई भी बॉडी अगर वो मूव कर रही है, ठीक है, तो वो उसकी एक कैलकुलेशंस आती हैं, ठीक है, जिनको हम लोगों ने अगर कैलकुलेट करना है तो एक जो साइंटिफिकली जो रिटन इक्वेशंस है उनके हिसाब से हम उनको कैलकुलेट करते हैं। कहते हैं कि सपोज करें कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। इनिशियल उसकी वेलोसिटी जो है वो वी है, या फाइनल उसकी वी एफ हो जाएगी कुछ टाइम गुजरने के बाद, ठीक है। तो उस कंडीशन में अगर हम जो है उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें जो पहली इक्वेशन है, ठीक है, इसके अंदर वी एफ जो है ये फाइनल उसकी वेलोसिटी को इंडिकेट कर रहा है कि वी एफ अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वी आई प्लस एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम आप इसके थ्रू कर लेंगे। अगर तो आप इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, वी एफ प्लस वी आई डिवाइड करेंगे उसको 2 के साथ और मल्टीप्लाई कर देंगे टी के साथ, ठीक है। फिर एक और इक्वेशन है, कुछ कंडीशंस ऐसी हैं क्योंकि बाज़-औक़ात कंडीशंस बदलती हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में जब आप डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, एज वी आई टी यानी कि इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम ओवर 1/2 एटी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। टाइम का आपने स्क्वायर ले लेना है। फिर एक और कंडीशन है कि अगर आप फाइनल वेलोसिटी को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वी एफ स्क्वायर इज इक्वल है वी आई स्क्वायर प्लस 2 ए एस, ठीक है। यहाँ पे ए एस जो है ये डिस्टेंस को शो करेगा। अब कहते हैं कि दीज इक्वेशन जो है यूज़ करते हैं हम सिर्फ और सिर्फ लीनियर मोशंस के लिए, ठीक है। ऐसी बॉडीज जो कि एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होती है उनका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। कहते हैं कि जब एक बॉडी जो कि स्ट्रेट एक ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, तो उसकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो चेंज नहीं होती है, ठीक है। इन दिस केस तो ऑल द जो वेक्टर्स हैं उनको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं लाइक अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, यानी स्केलर क्वांटिटीज़ के तौर पे हम इनको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इन सच प्रॉब्लम डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इज टेकन एज पॉजिटिव, यानी कि जिस डायरेक्शन में मूव कर रही होंगी अगर वो उसी डायरेक्शन में जा रही हैं तो वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। नेगेटिव साइन हम वेलोसिटी के साथ तब प्लेस करेंगे जब इनकी डायरेक्शन जो कि वो इनिशियल वेलोसिटी की क्या हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी। जैसे कि अगर एक बॉडी है वो मूव कर रही है यहाँ से यहाँ पे, ठीक है, इसी डायरेक्शन में जा रही है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये पॉजिटिव वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। लेकिन अगर यहाँ से जाने के बाद उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर लिया, ठीक है, उस कंडीशन में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। उसके बाद कहते हैं कि अगर हम एयर की फ्रिक्शन को जो है वो इग्नोर करते हैं तो जितने भी ऑब्जेक्ट हैं जो कि फ्रीली फॉल कर रहे हैं नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, वो ज़मीन की तरफ मूव कर रहे हैं तब भी वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के थ्रू मूव करेंगे, यानी कि उनके ऊपर फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रही, ठीक है। ये आइडियल केसेस में होगा लेकिन ऐसा होता नहीं है।
एक इस तरह की जो एक्सेलेरेशन है उसको हम कहेंगे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। इसको हम लेटर जी से डिनोट कर देते हैं और इसकी जो वैल्यू होती है नियर द सरफेस वो हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, ठीक है, नीचे की तरफ। उसके बाद कहते हैं इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कैन आल्सो बी अप्लाई टू फ्री फॉल मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय रिप्लेसिंग द जी। कहते हैं कि जितनी भी बॉडीज है जो कि फ्रीली फॉल कर रही हैं, ठीक है, उनके अंदर हम इक्वेशंस की यही वाली तीनों जो हैं जो है मतलब इक्वेशंस को यूज़ करेंगे। बस ये होगा कि हम एक ही जगह पे क्या कर लगा देंगे, जी लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि ये ग्रेविटी की तरफ मूव कर रही हैं। उसके बाद आ जाता है जी न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन जो है वो हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसने एम्पिरिकल लॉज जो है वो अपने एक्सपेरिमेंट से डिड्यूस किए थे। इसने क्लियरली स्टेट किया था, बताया था फर्स्ट टाइम सर आइजैक न्यूटन ने। और फिर इसके मतलब इसने एक बुक भी पब्लिश की थी 1686 में और इसकी बुक का नाम था प्रिंसिपिया, ठीक है। न्यूटन ने बताया कि ऐसे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो कि जो एडिक्वेट स्पीड के साथ मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, जब उनको कंपेयर करते हैं विद द स्पीड ऑफ द लाइट, यानी अब इसने जो है मूविंग ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन की थी लाइट की स्पीड के साथ, ठीक है। तो इस कंडीशन में उसने कहा कि जो डिस्टेंस कवर होता है, ठीक है, वो इक्वल होता है एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम 1/v/t, ठीक है। ये आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी ये वैल्यू को जो है वो कैलकुलेट किया था, ठीक है। उसके बाद कहता है कि इसी तरीके से अगेन यहाँ पे इसने एरिया की कैलकुलेशन भी बताई हुई है जो आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपने पढ़ी थी कि अगर आप इसका एरिया भी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं। अब कहते हैं कि द एरिया बिटवीन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड द टाइम एक्सिस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। वही बात ऊपर वाली उसने की है कि जो डिस्टेंस जो है जब हम ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ को बनाते हैं तो उसमें जो एक हमने देखा था एक ट्रायंगुलर एरिया हम कंसिडर कर लेते थे, ठीक है। तो वो जो एरिया होता था उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू थी डिस्टेंस कवर करने के इक्वल जो है वो बनती थी। उसके बाद कहते हैं कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो इसमें न्यूटन ने बोला कि अगर एक बॉडी है अगर वो रेस्ट के ऊपर है, ठीक है, तो वो रेस्ट पे ही रहेगी और अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करिए तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ही मूव करती रहेगी तब तक जब तक उसके ऊपर कोई एक अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स जो वो एक्ट ना करे, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, यानी कि जो बॉडी जिस कंडीशन में है वो उसी कंडीशन में रहती है जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। अब कहते हैं कि अब कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसकी वो प्रॉपर्टी जिसके थ्रू वो अपनी स्टेट को मेंटेन रखने की कोशिश करती है, ठीक है, यानी अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट में रहने की कोशिश करती है और अगर वो मोशन में मूव कर रही है, ठीक है, एक यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव कर रही है तो वो उसी में अगर रहती है तो उसको हम कहते हैं जो ऑब्जेक्ट इनर्शिया, ठीक है। अब कहते हैं कि अगर ज़्यादा इनर्शिया तो इसका मतलब ये है कि जो उसके ऊपर एक्ट करने वाली फोर्सेस हैं वो भी क्या है, उनकी टेंडेंसी भी ज़्यादा है, स्ट्रॉन्गर है। अब कहते हैं कि द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। किसी भी बॉडी का या ऑब्जेक्ट का जो मास है वो किसके इक्वल होता है, उसके इनर्शिया के इक्वल होता है। यानी जितना मास होगा उसके ऊपर उतनी ही जो मास की फोर्स है ना जिस उतनी ही स्ट्रॉन्गर फोर्स जो है ना वो उसके ऊपर एक्ट कर रही होगी। अगर लाइटर वेट है बॉडी है, लाइटर मास बॉडी है तो उसके ऊपर जो इनर्शिया जो एक्ट कर रहा है वो भी क्या होगा, लाइटर होगा, ठीक है। और अगर वो हैवियर होगी बॉडी का मास तो उस कंडीशन में जो इनर्शिया की वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से हम किसी भी मास को जब अगर कैलकुलेट करते हैं तो इसका मतलब ये कि ये उसके इनर्शिया के इक्वल होती है। अब कहते हैं कि द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस या वो कंडीशंस जिसके अंदर न्यूटन्स ने ये लॉ होल्ड किया था, इसको उसने कहा कि ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है, यानी कि ये बॉडीज या मूव कर रही हैं, ये रेस्ट के ऊपर हैं और इनर्शिया उनके ऊपर एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो वो उसने एक खास सिचुएशन एक खास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उसने कहा था, ठीक है। अब कहते हैं कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम अगर देखें तो वो हमारी इस अर्थ के ऊपर जो है वो क्या है जी कि क्योंकि ये सारा प्रोसेस अर्थ के ऊपर हो रहा है, ठीक है, इस वजह से हम कहेंगे कि हमारे यहाँ पे जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो क्या है जी, अर्थ है, ठीक है। तो उस अर्थ को उसने क्या कहा है कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, कि वो वाली जगह है, ये वो जगह है जहाँ से इनर्शिया जो है किसी बॉडीज के ऊपर एक्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं जी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। उसके बाद आ जाता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि जब एक बॉडी है, ठीक है, उसके ऊपर अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो एक्सेलेरेशन के साथ उसके अंदर जो है वो प्रोड्यूस होता है इन इट्स ऑन डायरेक्शन, अपनी ही डायरेक्शन में, ठीक है। एक्सेलेरेशन कहता है कि वेरी करेगा, ठीक है, जैसे जैसे हम उसके ऊपर फोर्स जो है वो वेरी करेंगे, ठीक है। लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इन्वर्सली वो प्रोपोर्शनल होगा विद द मास ऑफ द बॉडी, ठीक है। लेकिन मास के वो क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे अब यहाँ पे उसने एफ इज इक्वल टू एम है, यानी एफ जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, मास इंटू एक्सेलेरेशन के। अब ये जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलेरेशन के, लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के, कि अगर आप फोर्स ज़्यादा लगाते हैं तो इसका मतलब ये कि एक्सेलेरेशन ज़्यादा हो रहा है, ठीक है।
लेकिन अगर फोर्स बढ़ेगी तो उस कंडीशन में मास जो है वो क्या होगा, कम होगा। उसके बाद है जी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है वो ये स्टेट करता है कि दुनिया में जितने भी एक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, उनके इक्वल ही जो है ना कुछ रिएक्शंस भी होते हैं, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। कि जैसे उसका लॉ है कि देयर इज अ एक्शन बट आल्सो हैव अ रिएक्शन इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अब कहते हैं कि ये क्लासिकल फिजिक्स के अंदर फंडामेंटल प्रिंसिपल है और ये डिस्क्राइब करता है रिलेशनशिप बिटवीन द फोर्सेज ऑफ द टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट के दरमियान में जो फोर्सेज हैं वो जो कि वो एक दूसरे के ऊपर लगा रही होती हैं, ठीक है। जैसे ये एक बॉडी है और एक ये बॉडी है, ठीक है। ये इसके ऊपर जो है वो इस बॉडी के ऊपर अगर एक्शन लगा रही है और ये वाली बॉडी इसके ऊपर लगा रही है, ठीक है। पहले इसने लगाया, ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन ये हुई। अब ये वाली जो बॉडी है, ठीक है, ये जब इसकी फोर्स इसके ऊपर लगे कि, ठीक है, तो ये अगर बाय द वे इसके साथ जाके से ट्राई करती है या फिर आगे की तरफ जाती है या फिर किसी और मूवमेंट में मूव कर जाती है, ठीक है, तो ये क्या होगा, इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी। लेकिन जिस फोर्स के साथ इसने इसको कोलाइड किया है, ये इसी फोर्स के साथ बॉडी भी जो है वो मूव करेगी। उसके बाद कहते हैं टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ईच एक्सर्ट द सेम फोर्स ऑन एन अदर। दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर जो है ना वो इक्वल फोर्स एक्सर्ट करेंगे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, एंड फॉर द सेम लेंथ ऑफ द टाइम, और इक्वल टाइम के लिए। यानी कि जितना एक बॉडी को मैस फोर्स लगाने में टाइम लगा है ना, जितने टाइम तक उसने लगाया, दूसरी बॉडी भी उतनी ही टाइम तक लगाएगी। तो आगे आ जाता है जी एप्लीकेशन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ। अब न्यूटन्स लॉ की एप्लीकेशन हमें जो है वो कहाँ कहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो स्टूडेंट हम जो है ये जो 3 लॉज आपने पढ़े हैं, ठीक है, इसको हम ट्रांसपोर्टेशन में देख सकते हैं, इंजीनियरिंग में देखते हैं, स्पोर्ट्स में देखते हैं, एरोस्पेसिस में, रोबोटिक्स के अंदर, और जो मल्टीपल फील्ड्स हैं फिजिक्स की वहाँ पे देख सकते हैं। इसके थ्रू जो है वो हमें हेल्प मिलती है किसी भी व्हीकल का डिज़ाइन बनाने में, स्ट्रक्चर बनाने में, स्पोर्ट टेक्निक, मशीनरी बनाने में। इसके अलावा कहता है कि ये फ्लूइड डायनामिक्स, सिविल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी में भी हेल्पफुल है ये लॉज। मेडिकल डिवाइसेस बनाने में, इंटरटेनमेंट में और इन्वायरमेंटल एनालिसिस में भी जो है इसका एक अपना रोल है। तो ये इसकी जो एप्लीकेशंस थी यहाँ पे मतलब न्यूटन के लॉ को यूज़ करके तो हम डिस्कवरीज करते हैं दुनिया में। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है जी मोमेंटम। मोमेंटम हम बोलते हैं जी किसी भी बॉडी की, ठीक है, जो कि बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, उसका मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लाई, ठीक है, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट जो है वो क्या कहलाता है, हमारे पास मोमेंटम कहलाता है। कहते हैं कि जो मूविंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उनकी क्वालिटी होती है कि वो एक फोर्स एक्सर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, दे ट्राइज टू स्टॉप इट। यानी कि कोई भी बॉडी है वो मूव कर रही है, ठीक है, वो उसको स्टॉप करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फोर्स जो है वो उनको क्या करने की कोशिश करती है, मूविंग बॉडी को स्टॉप करने की कोशिश करती है, ठीक है। द फास्टर द ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग द हार्डर टू स्टॉप इट, ठीक है। अगर एक बॉडी बहुत तेजी से मूव कर रही है, उसको स्टॉप करना हमें पता है क्या होगा, एज कम्पेयर टू जो स्लोली मूव करिए कम होगा, ठीक है, मुश्किल होगा। कहते हैं सिमिलरली अगर 2 ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, जो कि मूव कर रहे हैं सेम वेलोसिटी के साथ, तो इट इज़ डिफिकल्ट टू स्टॉप द मैसिव ऑफ द टू, ठीक है, कि उनमें से जो ज़्यादा मैसिव होगा, यानी सेम वेलोसिटी है लेकिन उनका मास जो है वो डिफरेंट है, एक ग्रेटर मास का और एक जो है स्मॉलर मास का। तो जो ग्रेटर मास वाला है उसको हमें स्टॉप करना क्या होगा, थोड़ा मुश्किल होगा। दिस क्वालिटी ऑफ द मूविंग मास वाज कॉल्ड क्वांटिटी ऑफ द मोशन। तो इसको उसने क्या कहा है, मूविंग बॉडी की जो क्वालिटी है उसने इसको क्वांटिटी ऑफ मोशन बोला है, ठीक है। तो कहते हैं कि इसको हम लीनियर मोमेंटम भी कहते हैं, और लीनियर मोमेंटम को हम डिफाइन कर रहे होते हैं कि P इज इक्वल है एम वी। अब यहाँ पे वी वेलोसिटी और मास एम जो है वो मास है, और जो पी है वो लीनियर मोमेंटम के लिए यूज़ किया जाता है, और इस तरीके से इसका जो हमारे पास ऐसा यूनिट बनता है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है, बनता है। और इसके अलावा इसको हम जो है न्यूटन सेकंड के साथ भी जो है वो राइट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है न्यूटन मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब इसमें कहता है कि मोमेंटम को उसने कनेक्ट किया न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो कि एफ इज इक्वल टू एम है, ठीक है। अब कहते हैं कि कंसिडर करें कि एक बॉडी है, ठीक है, उसका मास एम है और मूव कर रही है इनिशियल वेलोसिटी वी आई के साथ, और एक एक्सटर्नल फोर्स एफ जो है वो उसके ऊपर एक्ट कर रही है, और कुछ टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी जो है वो टाइम टी के बाद उसकी वेलोसिटी जो है वो वी आई से वी एफ हो जाती है। तो एक्सेलेरेशन जो इस कंडीशन में प्रोड्यूस होगा फोर्स की वजह से, वो कहते हैं यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है कि ए इज इक्वल है वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, यानी हम लोगों ने फाइनल को माइनस कर दिया इनिशियल में से, और फिर दूसरी इक्वेशन हमने पढ़ी है एफ इज इक्वल टू एम में होता है। अब उसने क्या किया कि एफ को जो है एक तरफ कर लिया है, ठीक है, एफ इज इक्वल टू एम में आपने ये रिलेशन पढ़ा हुआ है, ठीक है। ए जो है वो एक तरफ रहने दिया और ये वाला एम उठा के इसके नीचे ले आया। आप कहते हैं कि इक्वेटिंग द टू इक्वेशंस, अब ये जो दोनों इक्वेशंस है इसको उसने जो है एक साथ कंबाइन किया है।
अब उसमें एफ इज इक्वल टू एम है और दूसरी तरफ दूसरी इक्वेशन हमने राइट कर दी। अब यहाँ से उसने क्या किया कि मैं उसको उठा के दूसरी तरफ ले गया और वेलोसिटीज के साथ जाके ये मल्टीप्लाई हो गई हैं और टाइम को उठा के उसने फोर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एक तो हमारे पास इनिशियल मोमेंटम है, दूसरा हमारे पास फाइनल मोमेंटम है, ठीक है। तो इस तरीके से वो कह रहा है कि द अबव इक्वेशन शोज दैट द चेंज इन मोमेंटम, जब मोमेंटम के अंदर चेंज आता है तो वो इक्वल हो जाता है फोर्स और हमारे पास टाइम के प्रोडक्ट के, ठीक है। उसके बाद कहते हैं यानी कि फोर्स कितने टाइम तक अप्लाई की इसके प्रोडक्ट के इक्वल हो जाता है। तो फिर उसके बाद उसने क्या किया है कि यहाँ पे फोर्स को जो है एक तरफ कर दिया और टाइम को उठा के वो दूसरी तरफ ले गया है, ठीक है। तो कहते हैं कि दिस सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है कैन आल्सो बी स्टेटेड इन द टर्म ऑफ द मोमेंटम। तो सेकेंड लॉ को हम जो है मोमेंटम के साथ स्टेट कर सकते हैं कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। नेक्स्ट आ जाता है जी इम्पल्स आ जाता है, ठीक है। अब इम्पल्स जो है जो हमने ऊपर मोमेंटम में डेरिवेशन निकाली थी कि जो है फोर्स का और टाइम का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होता है हमारे पास चेंज ऑफ मोमेंटम के, ठीक है। तो ये वाली जो एक स्टेटमेंट ऊपर निकली थी इसको इसने यहाँ पे बोल दिया कि ये क्या है जी, इम्पल्स है, ठीक है। कहता है कि जब हम मोमेंटम को देखते हैं कि एक जो अप्लाइड फोर्स है, ठीक है, वो कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन ये शॉर्ट टाइम के लिए एक्ट कर रही है। तो कहते हैं कि फॉर एग्जांपल एक बैट है, ठीक है, वो हिट करता है क्रिकेट बॉल को, ठीक है, और एक फोर्स उसके ऊपर लगाएगा, ठीक है। अब वो जो फोर्स है कहते हैं कि सर्टनली वेरी करेगी फ्रॉम इंस्टेंट टू इंस्टेंट फ्रॉम ड्यूरिंग द कोलिजन, ठीक है। कि एक जो बॉल है जब जाके उसकी कोलिजन होंगी, मतलब जब बैट के साथ वो स्ट्राइकिंग उसकी हो रही है क्रिकेट बॉल की, ठीक है, तो उस वक्त जो उसके पास फोर्सेस लग रही हैं वो क्या होंगी कि पहली दफ़ा में कुछ और होगी, दूसरी दफ़ा में कुछ और होगी, तीसरी दफ़ा में कुछ और होगी, ठीक है। कहते हैं कि इन सच केसेस इस कंडीशन में जो है इट इज़ कन्वीनियंट टू डील विद द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड टाइम, ठीक है। तो कहते हैं कि उस कंडीशन में आपने इस चीज़ को जो है वो लेके चलना है इंस्टेंट ऑफ आइदर क्वांटिटी अलोन, कि आपने किसी एक क्वांटिटी को सेपरेटली लेके चलने की बजाय जो है वो आपने जो है ये फोर्स और टाइम का जो मल्टीप्लाई है प्रोडक्ट है इसको आपने लेके चलना है और इसको हम इम्पल्स कहते हैं। यानी वो वाली कंडीशन जिसमें जो बॉडी के ऊपर जो फोर्स है एक ही बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही है लेकिन टाइम टू टाइम वो वेरी कर रही हैं, ठीक है। उस कंडीशन में हमने इसको अप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि इम्पल्स इज इक्वल आ जाएगा एफ इंटू टी और इक्वल आ जाएगा वो हमारे पास चेंज ऑफ मोमेंटम के। उसके बाद है जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब कहते हैं कि एक आपने आइसोलेट सिस्टम लेना है, कंसीडर करना है। आइसोलेट सिस्टम का मतलब ये कि ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना कर रही हो। कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आप कंसिडर कर लें कि एक जो है वो ग्लास की वेसल है, ये सिलेंडर है, ठीक है, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर है उसके अंदर और गैस के मॉलिक्यूल उसके अंदर प्रेजेंट है। अब कहते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल जो है वो कोलाइड करते हैं एक दूसरे के साथ रैंडम मोशन में, ठीक है, मतलब मूवमेंट है उनकी और कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उनके ऊपर एक्ट नहीं कर रही है, ठीक है। कहते हैं कि अब ये जो कंसीडर्ड सिस्टम था, आइसोलेट सिस्टम था, इसमें आपने कंसीडर करने हैं टू स्मूथ और हार्ड बॉल्स इंटरेक्टिंग बॉल्स ऑफ मास m1 एंड m2। अब वो कह रहा है कि जो सिस्टम है आइसोलेट सिस्टम के अंदर आप कंसिडर करें कि दो हमारे पास जो है वो स्मूथ और हार्ड बॉल्स हैं, ठीक है, जिसका मास जो है वो एक का m1 है और mg है, ठीक है। मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में वो जो है वो मूव कर रही हैं इन द सेम डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में वेलोसिटीज उनकी v1 और v2 है, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट इन्होंने ये जो mg किया हुआ है यहाँ पे mg नहीं आएगा, ये m2 आएगा, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि बोथ बॉल्स जो है वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगी आफ्टर द कोलिजन। कुछ कोलिजन के बाद जो है वो मैस जो बॉल का मैस m1 है वो मूव करेगा वेलोसिटी v के साथ और जो दूसरी बॉडी है उसकी जो वेलोसिटी होगी वो v2 होगी, ठीक है, इन द सेम डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में। यानी कि पहले उनका मैस था वो m1 था और वेलोसिटी 1 थी और जो कुछ टाइम के बाद जब कोलिजन हुई दोनों ने आपस में चेंज किया तो फिर हम लोगों ने उसको थोड़ा सा चेंज करके v के ऊपर एक बार की लाइन बना दी और साथ में 1 लिख दिया, ठीक है। इसी तरीके से जब जो दूसरी बॉल थी उसकी भी जब कोलिजन होगी तो वी बार और 2 ऊपर हम लोगों ने लगा दिया। फिर उसके बाद कहते हैं कि जब जो मोमेंटम के अंदर चेंज आएगा, ठीक है, वो हम लोगों ने इसको भी इसी तरीके से डिनोट कर देना है क्योंकि अब बॉडी की वेलोसिटीज के अंदर चेंज आ गया, ठीक है, फोर्स जो है वो चेंज हो गई है। तो आपने क्या करना है एफ डैश मल्टीप्लाई बाई टी तो हमारे पास कॉन्स्टेंट है, ठीक है, इस इक्वल आ जाएगा m1 v1 डैश और m1 v1 डैश आ जाएगा, ठीक है, m2 है ये, सॉरी, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि सिमिलरली ये इसने बात की हुई है स्टूडेंट पहली बॉल के लिए,
यहाँ पे, ठीक है। थोड़ी सी यहाँ पे जो है ना कैलकुलेशंस थोड़ी प्रॉपरली नज़र नहीं आ रही। तो ये है उसने फर्स्ट बॉल के लिए बात की है, जिसका मैथ जो है वो जो है हमारे पास m1 है और वेलोसिटी v1 है। ये वाली जो कंडीशन है ये स्ट्राइकिंग के बाद की है और ये स्ट्राइकिंग से पहले की है। इसी तरीके से ये वाली जो सेकंड कंडीशन इसने डिस्कस की हुई है ये दूसरी बॉल के लिए डिस्कस की है, जो कि जो है ये स्ट्राइकिंग के बाद और ये स्ट्राइकिंग से पहले। अब इसने क्या किया, इन दोनों इक्वेशंस को क्या किया, एक जगह पे इकट्ठा कर दिया, ठीक है। एफ प्लस एफ डैश मल्टीप्लाई बाई टी, और इसी के से ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं कौन से इसकी मोमेंटम की, इसको यहाँ पे उसने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अब कहते हैं कि सिंस द एक्शन फोर्स इज इक्वल एंड अपोजिट टू द रिएक्शन फोर्स। अब कहते हैं कि इसमें जो हमें पता लग रहा है कि जो फोर्स एक्ट कर रही है वो इक्वली एक्ट कर रही है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में कर रही है, ठीक है। तो कहते हैं कि इस कंडीशन में जब इनको हम देखेंगे तो इनका जो इक्वल है इक्वेशन की जो साइड्स हैं, ठीक है, वो किसके इक्वल आ जाएंगी, जो लेफ्ट साइड है, ठीक है, वो इक्वल आ जाएगी हमारे पास जीरो के इक्वल आ जाएगी, क्योंकि फोर्सेस सेम फोर्सेस के साथ एक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो जब हम इनकी डायरेक्शन को चेंज करेंगे, यानी कि एफ को उठा के दूसरी तरफ को लेके जाएंगे, दोनों सेम हो जाएंगे और आपस में कट के जो है ये जीरो के इक्वल आ जाएंगी। तो जीरो के इक्वल आने का मतलब ये है कि हमारे पास जो है राइट हैंड साइड बच जाएगी, ठीक है, और उसमें से भी फिर हम क्या करेंगे कि एक साइड को उठा के एक तरफ ले आएंगे, ठीक है। इनिशियल जो कंडीशन है फर्स्ट बॉल की जो है वो उठा के एक तरफ आ जाएगी, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉल, ठीक है, प्लस चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू ऑफ बॉल टू इज इक्वल है जीरो के। फिर उसके बाद हम लोगों ने जो चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉल एक तरफ और फिर उसको इक्वल कर देना है चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द सेकेंड बॉल के, ठीक है। उसके बाद कहता है कि तो इसी के से कहता है कि जब एक आइसोलेट सिस्टम के अंदर बॉडीज मूव कर रही होती हैं तो उनके ऊपर जो नेट फोर्स एक्ट कर रही होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। तो टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। तो जब इसके ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करेगी तो इसका मतलब ये है कि जो उसका जो सिस्टम है, ठीक है, जो लीनियर मोमेंटम है, ठीक है, सिस्टम का वो क्या होगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। तो मोमेंटम के बारे में कह रहे हैं कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। उसके बाद इन इलास्टिक एंड इलास्टिकुलेशन आ जाता है, ठीक है। कहते हैं कि जब दो टेनिस बॉल है, ठीक है, कोलाइड करती हैं और कोलाइड के बाद कहते हैं कि ये बॉन्ड करेंगी, यानी कि दोबारा एक दूसरे के साथ जाके ये कोलाइड करेंगी, ठीक है, विद द वेलोसिटीज लेस देन द वेलोसिटीज बिफोर द इम्पैक्ट। यानी कि जैसे पहले जिस वेलोसिटी के साथ ये एक दूसरे के साथ इन्होंने स्ट्राइकिंग की थी, कोलाइड किया था, लेकिन जब दोबारा रिबाउंडिंग के बाद ये इनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब कहते हैं इस कंडीशन में क्या होगा कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो कुछ लॉस्ट हो जाएगी और कुछ फ्रिक्शन की वजह से और कुछ जो है वो बॉल मूव करेगी, ठीक है, तो उस वजह से, ठीक है। तो क्योंकि बॉल की सरफेस जो है वो कुछ इस तरह की होती है कि वो फ्रिक्शन मतलब प्रोड्यूसिंग करने वाली होती है, ठीक है। तो पार्टली ड्यू टू चेंज इन इट्स हीट एंड साउंड एनर्जीज, ठीक है। तो एक तो उसकी जो मतलब जो वेलोसिटी चेंज हुई है वो कहाँ पे चेंज हुई है, क्यों फर्क आया है, जब दोबारा रिबाउंड किया उसने, एक तो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट हुई है, दूसरा साउंड और हीट एनर्जी में जो है वो चली जाएगी। कहता है कि अकुलेयन इन विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नॉट कंजर्व, ठीक है, वो सिस्टम जिसमें काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व ना रहे बल्कि चेंज हो जाए, इसको हम कहते हैं इन इलास्टिक कुलेयन, ठीक है। यानी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कांस्टेंट नहीं रही, चेंज हो गई है, तो ये हमारे पास जो है वो क्या बन जाएगी, इन इलास्टिक कुलेयन बन जाएगी। कहते हैं कि फॉर एग्जांपल कहते हैं एक हार्ड बॉल है, उसको आप ड्रॉप करते हैं एक मार्बल के फ्लोर के ऊपर, ठीक है, वो बार बार बाउंस करके जो है वो आती है अपनी इनिशियल हाइट को ऑब्टेन करने की कोशिश करती है, लेकिन एट द एंड कहते हैं कि जब वो उसको ऑब्टेन करने की कोशिश करती है तो अपनी कुछ एनर्जी को जो है नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है कुलेयन के दौरान वो क्या कर रही होती है, लॉस्ट कर रही होती है, ठीक है। जब वो लॉस्ट कर रही होती है तो जो मोमेंटम है, ठीक है, और टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट बेसिकली नहीं रहेंगे, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी क्या होगी कि कांस्टेंट नहीं रहेगी, ठीक है, उसमें भी चेंज आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी इलास्टिक कुलेयन इन वन डायमेंशन, ठीक है। आप कहते हैं कि अगर हम बात करें कि इलास्टिक कुलेयन है, ठीक है, और वो एक डायमेंशन में है, तो अब स्टूडेंट इलास्टिक कुलेयन में ये कह रहा है कि इसी तरीके से दो बॉल्स हैं, ठीक है, उनका मैस m1 और एक का m2 है, ठीक है, और ये कोलाइड कर रही हैं, रोटेट कर रही हैं, ठीक है। अब कहता है कि जब ये इनकी वेलोसिटी जो है स्टार्टिंग में v1 है बॉल 1 की और जो बॉल 2 है उसकी वेलोसिटी v2 है, एक ही डायरेक्शन में दोनों मूव करती हैं, फिर ये कोलाइड करेंगी, लेकिन कुलेयन के बाद क्या होगा, ये तब भी मूव करेंगी, रोटेशन में नहीं जाएंगी। कुलेयन के बाद अब ये कह रहा है कि इनकी वेलोसिटी जो वो चेंज हो जाएगी, v1 से v1 डैश हो जाएगी और v2 से v2 डैश हो जाएगी। अब यहाँ पे फिर इसने यहाँ पे ये बात बोली है कि ये जो हमारा क्योंकि वेलोसिटी में इसमें मतलब बॉल्स की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई तो इसमें जो वेलोसिटी है वो हम क्या कंसिडर करेंगे, पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, और मोमेंटम भी हमारे पास पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को जब अप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये वाली फर्स्ट वाली इक्वेशन जो है यहाँ पे इन्होंने लिखी है, ये आ जाएगी, यहाँ से इसने क्या किया कि मैस को कॉन्स्टेंट कर दिया, मैस को बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि इलास्टिक क्योंकि इसमें काइनेटिक एनर्जी
एनर्जी जो है वो कंजर्व रही है, इसमें चेंज नहीं आया। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है। 1/2 mv1 प्लस 1/2 m2v2, यानी ये यहाँ पे इसने क्या किया है, इसी इक्वेशन के अंदर, यानी ये जो पहली वाली है, ठीक है, इसके अंदर इसने काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को पुट कर दिया, 1/2 को अप्लाई कर दिया साथ में। जब ये किया तो फिर यहाँ से इसने क्या किया कि इनमें 1/2 एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे और मैस को यहाँ पे कांस्टेंट कर दिया। वेलोसिटीज की वैल्यू अंदर आ जाएंगी सेकंड इक्वेशन में, और जो है राइट साइड पे और लेफ्ट साइड दोनों तरफ यही प्रोसेस होगा। फिर अब वेलोसिटीज के ऊपर स्केयर आ रहा है, इसको खत्म करने के लिए इसने क्या किया, एक दफा प्लस में और एक दफा इसको नेगेटिव में लिख दिया, राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी। फिर उसके बाद मैसेज को इसने आपस में कैंसिल कर दिया और वेलोसिटी की जो वैल्यूज थी, ठीक है, जैसे v1 प्लस v2 है, ठीक है, और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, v2 मतलब ये आपस में जो है, जब आप मजीद इसको डेरिवेशन में जाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं नजर आ रहा, ठीक है, ब्लर हुआ है। फिर ये वैल्यूज जो है, जो पॉजिटिव वाली और नेगेटिव वाली, वो आपस में कैंसिल होंगी। और फिर जो एट द एंड हमारे पास v1 प्लस v1 डैश, यानी कि जो पहली बॉल की वेलोसिटी है, और फिर उसके बाद जो सेकंड बॉल की वेलोसिटी वो आ जाएगी। इस तरीके से अब जब v1, फिर इसने मजीद इसको अरेंज किया, ठीक है, कि जो बिफोर कुलैयन वाली वेलोसिटीज हैं उसने एक तरफ किया और आफ्टर कुलैयन वाली वेलोसिटीज को एक तरफ किया। फिर उसमें भी जो कट रही है, ठीक है, उसने उनको काट दिया, जैसे v1 जो है ये प्लस का और जो माइनस का है वो आपस में कट जाएगा। फिर हमारे पास जो है वो आ जाके पीछे बचेगी -v2 और v2 डैश आ जाएगा, ठीक है। और एट द एंड साथ में माइनस का यहाँ पे साइन भी आ रहा है, ठीक है। जब हम इनको अरेंज करेंगे तो माइनस का साइन यहाँ पे प्लेस होगा। अब कहते हैं कि इसका मतलब ये है, वो नोटेड दैट बिफोर कुलैयन, ठीक है, कुलैयन से पहले जो वेलोसिटी v1 माइनस v2 थी, वो जो कि पहले बॉल की वेलोसिटी थी, और जो कुलैयन के बाद है वो भी हमारे पास सेम इसी तरीके से ही आई है। तो कह रहे हैं कि जब वेलोसिटीज के अंदर फर्क नहीं आया, सिर्फ क्या हुआ है कि जो है वेलोसिटी सेम रही है, पहली बॉल की भी और सेकंड बॉल की भी, ठीक है। तो जब वेलोसिटी सेम रही है तो बस फर्क मैग्नीट्यूड भी इनका क्या है जी, कि मैग्नीट्यूड भी सेम है, बट आर रिजर्व्ड आफ्टर कुलैयन, और मैग्नीट्यूड कुलैयन के बाद भी उसी तरीके से रहता है, यानी फर्क ऐसा सच नहीं आता। इसके बाद कहते हैं कि इन अदर वर्ड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी अप्रोचेस इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन, यानी कि बिफोर कुलैयन और आफ्टर कुलैयन वेलोसिटीज क्या होती हैं, सेम रहती हैं। फिर यहाँ पे ये कुछ कांस्टेंट उसने डिस्कस किए हुए हैं आपके साथ, इसको आपने ऐसे ही याद कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद फिर उसने एट द एंड ये बोला कि v1 डैश इज इक्वल हमारे पास, यानी कि बिफोर कुलैयन और आफ्टर कुलैयन वाली वेलोसिटीज क्या है, सेम है। फिर उसने यहाँ पे केस डिस्कस किया हुआ जिसमें कि उसने कहा कि मास जो है वो इक्वल है और वेलोसिटी जो है हमारे पास वो 0 पे उसने किया, ठीक है। जब वेलोसिटी जो है हमारे पास 0 होगी, ठीक है, मैस जब वो रेस्ट के ऊपर है, तो उस कंडीशन में जो है ना हमारे पास डेरिवेशन जो आएगी ना वो ये वाली आएगी, यहाँ पे दी हुई ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, इसको भी आपने याद करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ इन्होंने रिलेशंस दिए हुए हैं कि जैसे v2 अगर 0 करते हैं तो मैस के ऊपर क्या फ़र्क आएगा, ठीक है। ये चीज़ें जो है ना आपने देख लेनी है। नेक्स्ट आ जाता है फोर्सेस ड्यू टू वाटर फ्लो। अब हमें पता है कि जब जो वाटर फ्लो है, ठीक है, उसके ऊपर भी कुछ फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं। अब कहते हैं कि फॉर एग्जांपल एक जो है हॉरिजॉन्टल पाइप है जिसमें से जो वाटर है ना वो नॉर्मली फ्लो कर रहा है। अब जब वाटर उसमें से फ्लो करता है तो उसकी वॉल के ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट करता है, ये फोर्स एक्सर्ट करता है, ठीक है। अब कहता है कि जब ये जो वॉल के साथ जब ये स्ट्राइक करता है, ठीक है, तो उसके वक्त जो वेलोसिटी है उसकी v है, और फिर उसके बाद वो रेस्ट पे आ जाती है, ठीक है। वेलोसिटी के अंदर चेंज मतलब जो आ रहा है, पहले v था, फिर उसके बाद ये क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे फिर उसने वेलोसिटी की वैल्यू को क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया, v इज इक्वल है -v1 v के, ठीक है। अब कहते हैं कि फ्रॉम द सेकंड लॉ से कहते हैं कि फोर्स इक्वल होती है हमारे पास मोमेंटम के चेंज पर सेकंड ऑफ वाटर, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो लॉ है इसमें ये बता रहा है कि जो फोर्स है, ठीक है, जो कि वाटर लगा रहा है वॉल्स के ऊपर, वो किसके इक्वल है, मोमेंटम पे, ठीक है, मोमेंटम के इक्वल है, जो कि पर सेकंड में चेंज हो रहा है। फिर उसके बाद कहता है कि जो फोर्स एक्ट करेगी टाइम टी में वो हमारे पास ये है, F इज इक्वल है -mv/t, ठीक है। तो इसको उसने किया है जी मैस पर सेकंड मल्टीप्लाई बाय चेंज इन वेलोसिटी। नेक्स्ट आ जाता है फ्रॉम थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से देखते हैं तो उस वक्त कहता है कि एफ जो अब रिएक्शन है, ठीक है, एक्सर्टेड बाय द ऑन द वॉल इज इक्वल बट अपोजिट। अब यहाँ पे भी कह रहा है कि जो वाटर लगा रहा है उसके वॉल के ऊपर फोर्सेस, ठीक है, वो कहते हैं कि फोर्सेस सेम है लेकिन क्या है कि अपोजिट है डायरेक्शन में। अब यहाँ पे जो उसने इक्वेशन डिस्कस की है, एफ इज इक्वल है -mv/t, ठीक है, इज इक्वल है, अब माइनस का साइन जो है वो कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस क्यों है, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है, और mv/t आ जाएगा। अब कहते हैं कि जो फोर्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द वाटर स्ट्राइकिंग नॉर्मली पर सेकंड एंड चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, यानी मास और जो वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, वो इक्वल आ रहा है हमारे पास टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स के, ठीक है, यानी जो मास और वेलोसिटी है वो टाइम रेट ऑफ चेंज के साथ चेंज कर रही है, ठीक है, और वो किसके इक्वल आ रही है हमारे पास, फोर्स के इक्वल आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल डिस्कस की हुई है, वो भी आप देख लीजिएगा, ठीक है, और ये उसने उसकी एट द एंड कैलकुलेशन बताई हुई है कि एट द एंड फोर्स जो है वो ये एक्ट कर रही है। तो खैर ये आगे इसकी एक्सरसाइज आ जाती है इंशाल्लाह। जो 5th वाला चैप्टर हम अगले लेक्चर में देखेंगे। और स्टूडेंट चैनल को लाइक कर दिया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।